जब आप कहती है मुझे मेरे जैसे बनना है, इसको थोड़ा इलैबोरेट करेंगे? बचपन से लेकर के और कायनात तक का सफ़र बहुत ही बहुत ही मतलब शॉर्ट पीरियड में रहा है, लेकिन वो मेरे लिए बहुत लंबी जर्नी थी। एक रूह से दूसरी रूह का सफ़र किया है, एक पर्सनालिटी से दूसरी पर्सनालिटी का सफ़र किया है मैंने। मेरे नाम, मेरी पर्सनालिटी, मेरी हर चीज़ चेंज हो गई। वहाँ पे एक गार्डन है जिसका नाम है जीआईसी पार्क। अभी भी वही वही नाम है और वैसे ही हम। कुछ लड़के आए, बड़े थे, 25-30 साल के थे। बोलते चलो टहलते हैं, टहले उनके साथ। उन लोग ने मॉलेस्ट किया पूरी तरीके से। इतना ज़्यादा एक सदमा जैसा लग गया ना कि मुझे हर एक लड़के से डर लगने लगा, एक खौफ आने लगा कि ये भी ऐसे ही करेंगे। फिर कब डिसाइड किया आपने कि मुझे ट्रांस बनना है? हाँ, मैं बताती हूँ। रिलायंस में मैंने 5 साल काम किया, तो वहीं पे ऑफिस में ना एक और बंदा आया, मतलब गे बंदा आया। ट्रांस जो होती है वो साइलेंट ही रहती है मोस्ट ऑफ, लेकिन जो गे होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा हिलते डुलते हैं। वो उनकी एक्टिविटी में ही लगेगा कि बहुत ज़्यादा है। उनके अंदर इतनी लचक है ना, वो बैठेंगे भी तो यूं ही बैठेंगे। बहुत सारे लोग मिलते रहे, मुझे मिले, उनसे बातचीत हुई, कांटेक्ट नंबर बढ़ा, मेरा दायरा बढ़ा, और दायरा बढ़ते बढ़ते फिर मैंने अपने आप को वहाँ से एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। कपड़ों में चेंजेस लाना शुरू कर दिए। अब जो कपड़े मेरे प्लेन थे वो फूल वाले होने लगे, है ना। और जो जो नीचे की ट्राउजर्स थोड़ी मेन वाली थी वो अब थोड़ी सी गर्लिश हो गई। अब मैंने अपने आप को थोड़ा थोड़ा शो ऑफ करने लगी। मैंने अपने अंदर चेंजेस लाई। पहले भी तक के तो सिर्फ कपड़ों में चेंजेस थे, बातों में थे। तो अब मेरे अंदर चेंजेस मैंने लाया कि मुझे अब हार्मोन्स खाना है। बहुत सारे रिलीजियस गुरुज हैं सभी धर्मों में जो ये कहते हैं कि ट्रांस पर्सन एक बीमारी है, ये कुछ होता नहीं है, दिमागी बीमारी है जिसे ठीक भी किया जा सकता है, हमारे पास भेजो हम ठीक कर देंगे। सबसे बड़े मानसिक बीमार हम नहीं है, मानसिक बीमार वो हैं। बताएं वो कि हम कहाँ से मानसिक बीमार हैं, वो साबित करें। वो अपनी किताबों से साबित करें, हम भी उनकी किताब से साबित करेंगे। हर धर्म में ट्रांस के बारे में या एलजीबीटी, पूरे एलजीबीटी क्यों आई के बारे में लिखा हुआ है कहीं ना कहीं। आप महाभारत उठा लीजिए, महाभारत में देखिएगा, महाभारत में भी शिखंडी के बारे में लिखा है। कुरान में देखेंगे तो कुरान में एक आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने कहा है कि तमाम जितनी भी सृष्टि है उसको बनाने वाला मैं हूँ, पूरी दुनिया को बनाने वाला मैं हूँ। और तुम्हारी जो बीवियां हैं उनके पेट में, उनके मादाए शिकम में जो बच्चे हैं उनकी शक्लें और उनका पूरा स्ट्रक्चर सिर्फ मैं ही बनाने वाला हूँ और मैं जिम्मेदार हूँ। हमारे पॉलिटिकल जो लीडर है ना उनको हमारे बारे में बोलना होगा। पॉलिटिकल लीडर सबके बारे में बोलेंगे, मतलब जितने भी समाज है, ये समाज ऐसा है, वो समाज ऐसा है, क्योंकि उनको वोट बैंक की मिल जाती है। हमारे लिए क्यों नहीं बोलते हैं वो। मुझे शिकायत है हर पॉलिटिकल लीडर से, छोटा लीडर हो चाहे बड़ा लीडर हो। दो ही तरह के नज़रिए मिलते हैं। एक पहला नज़रिया ये मिलता है कि लोग हमसे कहीं ना कहीं डरते हैं। दूसरा जो नज़रिया है वो टोटली और टोटली सेक्स का नज़रिया है। ये बात अगर आप पुलिस में भी जाएंगे, अगर हम बोल देंगे ना कि हमारे साथ किसी ने छेड़खानी कर दी, सबसे पहले तो वही हंस देंगे, छेड़खानी हुई, अच्छा। उनको लगता है कि हम पहले स्टार्ट करते हैं छेड़खानी के लिए। लेकिन क्या उनको मैं बताऊं कि मैं जब 7 साल की थी जब मेरे साथ रेप हुआ। आपने हर सेक्टर में काम किया है। अभी आप रिलायंस इंडस्ट्री का बता रही थी, आपने ताज होटल में काम किया है, एंड देन मॉडल आप है ही, और एजुकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन आपने बायोलॉजी में किया है, पीएचडी के लिए आप अप्लाई कर रही हैं। मुझे क्यूरियोसिटी है सीखने की। मैं चाहती हूँ कि जिस जगह पे मैं रहूँ ना तो दूसरी ट्रांस देख करके ना गर्व महसूस करें। अपने आप को वैसा बनाना चाहती हूँ ताकि आने वाली ट्रांस कहे कि मुझे इन जैसा बनना है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज के खास एपिसोड में। आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो एक ट्रांस वुमेन है, और ये सुनते ही आपके मन में जो इमेज बनी होगी उसके उलट ये एक मॉडल है, एक एंटरप्रेन्योर है। और यही नहीं, इस साल 2025 में उन्हें एमएक्स क्वीन, इंडिया क्वीन का अवार्ड मिला है। तो आइए मिलते हैं अनस्टॉपेबल कायनात खान से। आप एमएक्स क्वीन हैं इंडिया 2025। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपसे पूछने के लिए, क्योंकि आप एक मॉडल हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, पता नहीं क्या क्या कर रही है। लेकिन ये सब जब आप नहीं थी,
वो कायनात खान के बारे में आप बताएँगे थोड़ा अपना बचपन और कैसे किया आपने ये सब? अम, जब मैं ये सब नहीं थी, तो ऑलरेडी जैसे सब रहते हैं बच्चे छोटी उम्र में, तो वैसे मैं ही थी कि छोटी उम्र में थी। अपने आप को मतलब मुझे पता नहीं था कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या बनना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब आप किसी अलग से हैं, यानी ट्रांस हैं या फिर कुछ और हैं, एलजीबीटी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उस टाइप के जो बच्चे होते हैं, तो मुझे लगता है उनको ये पता नहीं होता है कि उनको फ्यूचर गोल क्या है। उनको पता ही नहीं रहता है कि मुझे क्या बनना है, वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं। और ये ज़्यादातर चाहे वो गे हो, एलजीबीटी में या फिर कोई भी हो, इंटरसेक्स हो या लेस्बियन हो या फिर कोई और भी, तो उनको नहीं पता रहता कि क्या बनना है। अगर उनसे पूछेंगे भी ना, तो वो रैंडमली बता देंगे, मुझे पायलट बनना है, मुझे होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे नर्स बनना है या फिर मुझे एविएशन का कोर्स बन के करके मुझे ये सब करना है। लेकिन एक्चुअली उनको ये नहीं पता रहता कि मुझे क्या करना है, क्योंकि वो कन्फ्यूज़ हैं। उनके अंदर जो है ना हार्मोनल डिसबैलेंस होता रहता है। तो मेरी जर्नी भी इसी तरह से थी कि लोग पूछते थे कि आप बड़े होके क्या बनोगे? क्या बनना चाहते हो? जैसे कि मैं बहुत जब छोटी थी, तो जब भी मेरी दादी पूछा करती थी, "तुम टेलर बनोगे?" तो बोलते थे, "नहीं, टेलर बनेंगे तो बहुत लोग चिल्लाएँगे।" फिर बोलते थे कि, "अच्छा तुम डॉक्टर बनोगे?" "नहीं, डॉक्टर बनेंगे तो फिर गलत दवाई दे दी किसी को तो।" तो इस तरह से ना कुछ नुस्ख़ निकालते रहते थे। एक्चुअली मुझे रियली नहीं पता था मुझे क्या बनना है। फिर ये था कि हाँ, मुझे मेरे जैसा बनना है और एक दिन मैंने ये चीज़ अचीव की। जब आप कहती हैं मुझे मेरे जैसे बनना है, इसको थोड़ा इलैबोरेट करेंगे? अ, मुझे मेरे जैसा बनना है एक्चुअली। मेरे बचपन से लेकर के और कायनात तक का सफ़र बहुत ही बहुत ही मतलब शॉर्ट पीरियड में रहा है, लेकिन वो मेरे लिए बहुत लंबी जर्नी थी। क्योंकि इतने ज़्यादा क्राइसिस होने के बावजूद भी अपने आप को एक स्टैंड लेना मेरे लिए एक बहुत ही एक चुनौतीपूर्ण कहते हैं ना, वो था। तो इस सफ़र में मैंने एक एक रूह से दूसरी रूह का सफ़र किया है। मतलब एक एक पर्सनैलिटी से दूसरी पर्सनैलिटी का सफ़र किया है मैंने। तो मेरे नाम से मेरे नाम, मेरी पर्सनैलिटी, मेरी हर चीज़ चेंज हो गई। तो ये सफ़र इस तरह से रहा कि जब मैं छोटी थी, अ, मेरी उम्र लगभग 6 साल की बता रही हूँ। तो एक्चुअली उस टाइम पे बच्चों को याद नहीं रहता है, लेकिन मुझे इसलिए याद है क्योंकि 6 साल की उम्र में उससे पहले ही मतलब उसके 1 साल पहले मेरे अम्मी और पापा उन दोनों की तलाक हो गई। तो उनकी तलाक क्यों हुई ये हमें आज तक ही नहीं पता चल पाया। हम लोग कानपुर में रहते थे। तो कानपुर में रहने के बाद जब छुट्टी होती हैं स्कूलों की, तो हम मुझसे बड़ी 2 बहनें और 1 बड़ा भाई। तो हम रियल रियल ब्रदर 2 बहनें और 1 भाई। अच्छा, मैं भी अपने आप को उस टाइम पे भाई कंसीडर करते थे छोटे। तो जब गर्मी की छुट्टी हुई, उन लोग सब जाते थे स्कूल, तो वो सब दादी के पास रहने लगे। अच्छा, अम्मी-पापा ने बोला कि हमें दिल्ली में शिफ्ट होना है, तो हम दिल्ली जा रहे हैं। तो उन लोग दिल्ली गए, दिल्ली में जाकर के उन्होंने एक घर लिया, घर लेकर के कुछ दिन रहे और रहने के बाद फिर मेरे बहनों को और मेरा एक बड़ा भाई है, उसको ले गए। मुझे बोले कि आप छोटे हो, मत जाओ। तो उन लोग कुछ दिन रहे, दिन का याद नहीं मुझे, कुछ दिन रहे और वापस आ गए। वापस आने में क्या हुआ कि फिर से दोबारा से मेरी अम्मी और पापा दोबारा दिल्ली में गए। अच्छा, जब दोबारा वो गए, तो कुछ ही महीनों के बाद या कुछ दिनों के बाद आ गए, तो वो सिर्फ़ अकेले आए। तो अकेले आने में क्या हुआ कि वो सारा सामान लेकर के आए, बहुत सारा सामान, यहाँ तक कि अम्मी के कपड़े तक के लेके आ गए वो। ये मेरी बहनें बोल रही हैं, "अम्मी कहाँ है? अम्मी कहाँ है?" तो मैं भी बिल्कुल पागलों की तरह जल्दी से नंगे पैर ऐसे सारे रिक्शे में देख रहे हैं, ये रिक्शा खाली है, दूसरा रिक्शा खाली है, तीसरा रिक्शा ऐसे 10-11 रिक्शे जिसमें सामान थे, अलमीरा ये सब, लेकिन अम्मी नहीं थी। तो जब घर पे आए तो दादी बोली कि आपकी अम्मी का ना इंतकाल हो गया, वो नहीं रहीं। तो लेकिन इंतकाल का भी इतना पक्का नहीं पता था कि इंतकाल होता है क्या है, क्योंकि उम्र काफ़ी छोटी थी, 5 साल की थी। तो फिर ये हुआ हमारा कि पापा की शादी की गई। तो पापा की शादी की गई, तो ये 6 साल की बात है। मतलब वो जब पापा की शादी हुई हमारे, तो ये 6 साल से जो मैंने शुरू किया था। तो जब पापा की शादी हुई, तो पापा की शादी होने पे ये हुआ
कि जो मेरी स्टेप मदर थी, अच्छा स्टेप मदर हमारी बहुत अच्छी थी, अल्लाह उनको अच्छा रखे, अभी भी हैं वैसे ही हैं। तो वो अच्छी इसलिए क्योंकि उन्होंने अपना रोल बराबर निभाया। स्टेप मतलब तो स्टेप मदर, मैं अपना रोल बराबर निभाऊँगी, अपने रोल के साथ मैं नाइंसाफ़ी नहीं करूँगी। मतलब? मतलब ये कि जब वो आईं घर पे, तो अब ये हुआ कि शुरू-शुरू में तो उन्होंने बोल दिया कि हम, मतलब ये इसीलिए हुआ था शादी कि हमारे जो भाई-बहन हैं, वो सब एक साथ रहेंगे। मतलब वो दादी, उनका ध्यान रखेंगे। हाँ, दादी-दादा और पापा और हम सब भाई-बहन और वो, तो एक साथ रहेंगे और वो भी इस चीज़ पे एग्री थी, उनको पता था सबके बच्चे हैं इसलिए शादी कर रही हूँ। जब उनकी शादी हुई, शादी करके आई तो शादी के 1 महीने के बाद ही वो बोली हमें नहीं रहना है यहाँ पे, मुझे अलग रहना है, किसी भी तरह अलग रहना है। तो दादी बोली ठीक है, जब अलग रहना चाहती है तो अलग रह लो। तो वो अलग रहने लगे। अब अलग रहने पे क्या हुआ कि बोले सब बच्चों को वहाँ पे भेजने की तैयारी हुई। तो बोलती नहीं, मैं बच्चे नहीं पाल सकती, मुझे बच्चे चाहिए ही नहीं। जबकि कमिटमेंट शादी का इसलिए हुआ था कि आप बच्चे रखोगे, लेकिन बच्चे उन्होंने नहीं रखे हैं। तो ये होने के बाद क्या हुआ कि काफ़ी डिस्कशन बड़े लोगों में हुई जो मुझे नहीं पता, लेकिन डिस्कशन होने के बाद जो उसका लास्ट में जो आया कि एक फैसला कि 2 बच्चे हमारे पास रहेंगे, 2 बच्चे आपके पास रहेंगे। फिर 6 महीने के बाद रिसाइकल होगा, 2 बच्चे फिर हमारे पास आएँगे और 2 बच्चे जो हमारे पास रहते हैं वो दादी-दादा के पास रहेंगे। इस तरह से अ, उन्होंने बोला। तो देन एग्री कि हाँ चलो 6 महीने तक के इनको माँ-बाप का प्यार मिल जाएगा छोटे बच्चों को, फिर 6 महीने के बाद एक बड़ा और एक भाई, उन दोनों को प्यार मिल जाएगा, अम्मी और पापा को दोनों को। अच्छा उन्होंने घर जो लिया अपने अपने ही मतलब घर जो उनका मायका था वहीं पे घर लिया। अब वहाँ पे लेने के बाद वहाँ पे मैं और मेरी बहन दोनों जाके वहाँ पे चले गए उनके साथ। अब सोचे हम लोग ने सोचा कि हाँ, वहाँ पे रह रहे हैं तो हम लोग को थोड़ा-सा प्यार वगैरह मिलेगा। तो अब जब पापा जाते थे सुबह, तो वो क्या करती थी हम लोग को सबको ऊपर ले जाती थी, नीचे उनका घर था और पूरी बिल्डिंग एक्चुअली उन्हीं की थी। तो वो ऊपर उनकी मम्मी रहती थी, तो वहीं पे ले जाती थी, वहाँ पे हम लोग नाश्ता वगैरह कर लेते थे और पापा ही के सामने। और पापा जब ऑफ़िस चले जाते थे, तो जाते ही साथ ही हम लोग को आँखें दिखाती थी, हम लोग नीचे चले जाते थे। नीचे जाने के बाद वो हम लोग को नीचे दरवाज़े में लॉक कर देती थी। अब लॉक कर देती थी, फिर हम लोग अब खुलेंगे पूरे 7, मतलब 7 या 8 बजे तक के, जब तक पापा नहीं आ रहे। फिर पूरे दिन भर हम लोग भूखे रहेंगे। हम लोग कभी दीवार दीवार का ये चूना और ये सब, वहाँ पे चूना बोलते हैं एक्चुअली पेंट को। तो चूना निकाल के खा रहे हैं, तो कभी कुछ खा रहे हैं, कभी मिट्टी खा रहे हैं, कभी ये, मतलब एक आदत पड़ गई थी रोज़ का। तो एक बार ऐसा हुआ कि हम लोग यही सब चीज़ें मतलब खाते-पीते ही रहते थे, मतलब ये हमारे लिए बहुत अच्छा किस्सा हो गया था। मेरी बहन भी ये खाती थी। तो एक बार उन्होंने क्या करा, उन्होंने ना शक्कर का डब्बा रख दिया। अब शक्कर का डब्बा रखा तो मैंने वहाँ से शक्कर थोड़ी-सी लेके खा ली। अब जब खा लिया तो अब बच्चे थे, अब तो इतना तो पता नहीं था कि उसमें ऐसे उँगलियों के निशान भी आ जाएँगे। जब वो आई तो बोलती है तुम लोग शक्कर चोर हो। तो फिर पापा आए तो पापा से बोली, "इन लोग ने ना पूरी शक्कर चुरा के खा गए।" और पापा, तो कहते हैं ना, जब मेरी दादी बोलती थी, "जब माँ होती है दूसरी तो बाप होता है तीसरा।" तो पापा मेरे मतलब ऐसे अपनी मतलब मर्दानगी दिखाने के लिए वो इतना ज़्यादा एक एंगर हो जाते थे, इतना एंगर हो गए कि उनको दिखाना रहता था कि मैं देखो मैं एक मर्द हूँ और मैं मर्दानगी निकाल भी रहा हूँ ना इन दोनों मासूम बच्चों पे, जिनकी उम्र भी ऐसी मार खाने वाली नहीं। फिर वो बेल्ट निकाल के वो बेल्टी बेल्ट हम लोग को खूब मारते थे और वजह कुछ नहीं। अब जब ऐसे करके उन्होंने 2-3 बार मार खिलवाया ना, अब वो डराने लगी कि तुम लोग कुछ करोगे तो पापा से मार खाएँगे। लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि अब हम लोग का ऐसा बन गया था कि पापा 7 बजे आएँगे और लॉक खुलेगा, एक अंधेरा अंधेरा रहेगा, दरवाज़ा खुलेगा और हम लोग मार खाएँगे। डेली का हमारा यही था। तो डेली बर्दाश्त करते थे इस चीज़ को। बर्दाश्त क्या, एक आदत हो गई थी। फिर जब हमारा ये साइकिल हुआ 6 महीने का जो भी था, साइकिल हो करके हम जब इधर आए ट्रांसफ़र होके दादी के पास, तो दादी ने सब हालात हम लोग से पूछे कि क्या, अच्छा उन्होंने बिल्कुल डरा के रखा था कि बताना मत, हाँ, अगर किसी ने बताया तो मैं गला घोट दूँगी, मैं ये कर दूँगी, मैं तुम्हारे पापा को मार दूँगी, मैं ये, तो बहुत सारा। और उनके जो भाई थे ना वो भी एक गन लिए रहते थे। देखो ये मामू है ना, तुम्हें गन गन मार देंगे, तुम्हारे पापा को भी गन मार देंगे। और वो गन ऐसे ही लिए रहते थे, गन ऐसे गोल-गोल घुमाते थे गन लेके और हम लोग यहाँ ज़मीन में बैठे रहते थे, यूँ करते थे निशाना मारूँ क्या? फिर हम लोग इधर बैठे निशाना मारूँ क्या? ऐसे हम लोग को डराते थे।
फिर जब दादी को हमने सब चीज़ बता दी। अच्छा, दादी को जब चीज़ बताई तो दादी मेरी बीमार हो गई थी, पैरालिसिस हो गया उनको, वो लेटी रहती थी। लेटे-लेटे ही उनका मुँह धोना और बाकी जितनी चीज़ें होती हैं वो सब लेटे-लेटे ही करती थी। कभी उनकी बहनें आके करती थीं और कभी जो है मतलब कोई भी आके उनका कर देता था, नहला देता था, उनकी सहेली हैं या फिर उनकी बिल्डिंग वाले सब कर देते थे। तो दादी को बताया तो दादी ने फ़ौरन ना एक्शन ले लिया। दादी ने अपनी सारी बहनों को बुलाई और बहनों को बोली कि ऐसा-ऐसा है वहाँ पे हो रहा है। तो दादी ने काफ़ी ज़्यादा लड़ाई की, लड़ाई करने के बाद बोले कि फाइनली बच्चे हमारे पास रहेंगे। तो अब बच्चे हम वहीं पे रहने लगे। अब रहते-रहते वहाँ पे जब रहे दादी के पास, तो इस बीच क्या हुआ कि वो पैसे नहीं देती थी। अब बच्चों का भार ज़्यादा हो गया। एक तो दादी की दवाई, इलाज और घर का खर्चा और 4 भाई-बहन, ऊपर से उन लोग पढ़ते थे और मेरा भी एडमिशन होना था। तो ये सब चीज़ का खर्चा ना ज़्यादा बढ़ने लगा और मेरे दादा मुंबई में इनकम टैक्स ऑफिसर थे, जो कि रिटायर हो गए। उनकी पेंशन पे ही सारा खर्च चलता था और वो वहाँ पे लड़कियों को पढ़ाते थे, जो बीए क्लास की, एमए क्लास की लड़की रहती थी, उनको पढ़ाते थे और लोग उनको अपने घर की लड़कियों को इसलिए पढ़ाते थे कि ये बूढ़े हैं और लड़के जवान हैं, तो इनसे कोई ज़्यादा डर नहीं है। तो इस तरह से हमारा घर का खर्चा चलता था। तो देन कि दे डिसाइडेड कि घर मतलब जो इनके रियल फादर हैं मतलब पापा हैं, इनसे कुछ खर्चा लिया जाए। तो दादी ने बुलाया कि खर्चा लिया जाए। तो बोली ठीक है हम खर्चा देंगे। तो वो दोनों ने प्लान बना के आए और महीने का उन्होंने ₹250 देना स्टार्ट करा। कब की ₹250 बात है ये? अम, ये कितने साल पुराना? ये जो है मतलब अगर मैं अभी मतलब मेरी उम्र 26 साल है, अच्छा। तो 20 हाँ हाँ। 20 इयर्स बैक। तो जब इन्होंने ये देना स्टार्ट करा, तो स्टार्ट करा इतने इतने से पैसों से क्या ही होता है। तो सब बोले कि इतने से पैसों से क्या होता है। तो वो कहने लगी एक्चुअली हमारे पास खुद ही पैसे नहीं, हम कहाँ से पैसे दें, हमारा खुद ही खर्चा पूरा नहीं होता है और ये जो पैसे देते हैं इनको पान के पैसे देते हैं। ठीक है, फिर हमारा जैसे हु ये चल ही रहा था। अच्छा, इस बीच क्या हुआ कि जब हमारी अम्मी और पापा की तलाक हुई थी ना, तो मेरी अम्मी को कुछ पता नहीं था। तो उनको कई लोगों ने ढूँढा, लेकिन कहीं भी वो मिली नहीं। ना वो नानी के घर पे थी और ना वो किसी जान-पहचान या सहेली के घर पे थी। तो एक नानी के घर पे, घर के बाजू में मतलब पड़ोसी रहती थी। वो वहाँ पे ना दिल्ली में एक जगह है, मस्जिद है। तो वहाँ पे ना मस्जिद पे वो भीख माँगती थी जाके। कौन? मेरे नानी के बाजू में रहती हैं। वो ओके। बुड्ढी थी, काफ़ी अच्छा। बुड्ढी थी, तो अच्छा। वो भीख माँगती थी। जी। तो भीख माँग के आती, तो एक बार जब माँग रही थी भीख ना, तो वहीं पे मेरी अम्मी ने उनको भीख दिया। तो जब उन्होंने देखा तो मेरी अम्मी को बोली, "अरे तुम हो?" बोलते, "हाँ, मैं हूँ।" तो मेरी अम्मी ने शादी कर लिया था किसी से। अब शादी कर लिया तो मेरी अम्मी ने क्या करा, लिपस्टिक निकाली, लिपस्टिक निकाल कर के एक टिश्यू पेपर लिया और टिश्यू पेपर पे लिपस्टिक से फ़ोन नंबर लिख के उनको दे दिया और बोले, "ये मेरे घर तक पहुँचा देना।" तो बोलते ठीक है। अच्छा, वो टेलीफ़ोन नंबर था, फ़ोन नहीं थे उस टाइम पे, मोबाइल फ़ोन नहीं थे। तो टेलीफ़ोन नंबर दिया और और उनको भी पैसे दिए। बोले आप भी रख लो, आप मेरी माँ के समान हो, उनको कब पैसे दिए तो वो भी बेचारी फटाफट आ गईं। फट-फट आ गई और नानी को फटाफट सारी चीज़ें बताई। तो नानी और मामू को पता चल गया कि फाइनली वो मरी नहीं है, वो ज़िंदा है। तो अब वो मेरी दादी के घर पे आई, मेरी दादी से बातचीत किया और मुझे लेके चली गईं। मुझे अम्मी के घर पे लेके गईं। अब बात होने उनकी जो भी बात हुई होगी मामू की, नानी की, तो जब लेके गए, तो जब मैंने अचानक देखा कि हाँ, मस्जिद में वही वही वाली मस्जिद में लेके गए, तो मस्जिद में बैठ गए। मामू बोले यहीं पे बैठो, रेस्ट करो, अभी ना एक परी आएगी तुम्हें लेने। मैंने कहा हाँ ठीक है। तो काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी, फिर मुझे खड़े हुए मस्जिद की सीढ़ी पे तो देखा दूर से ना कोई तो औरत है जो जान पहचान की है। एक बच्चा कभी अपनी माँ को उसी तरह नहीं भूल सकता है जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे को नहीं भूलती है। तो जब अम्मी की एंट्री हुई तो मैंने देखा अम्मी तो, मैं वैसे ही चप्पल छोड़ करके मतलब बिल्कुल भागी। भागते-भागते मैंने ना वहीं पे उनको ना खूब मारा, मतलब तमाचे और ये कान पट वगैरह, अच्छा वहाँ गाँव में तमाचे बोलते हैं इसको। खूब मारा उनको कि तुम कहाँ चली गई थी? तुम क्यों मर गई थी? मरना नहीं चाहिए था ना इतनी जल्दी। तो बोली नहीं, नहीं मैं ज़िंदा होके आ गई हूँ, चलो अब घर चलते हैं। तो सब लोग घर चले। घर गए वहाँ पे। जब हम लोग घर गए तो घर जाने पे क्या हुआ कि उनके जब जहाँ पे जिससे शादी किया था, तो अच्छा घर था, घर अच्छा, रहन-सहन अच्छा, सब चीज़ अच्छी थी उनकी। तो फिर एक जो उनके हस्बैंड थे जिससे शादी किया था, तो मैंने कहा ये कौन है जो आदमी आते हैं जाते हैं? तो मम्मी बोली मेरी ये अंकल हैं।
इनको अंकल बोलना। मैंने कहा ठीक है। और बोली एक बात का ख्याल रखना, जब ये आते हैं ना उनके सामने अंकल नहीं बोलना, मतलब मुझे मम्मी ना अम्मी ना बोलना, आंटी बोलना। तो मैंने कहा आंटी क्यों बोलूँ, मतलब बोलते नहीं आंटी बोलना वरना वो गुस्सा हो जाते हैं जल्दी। मैंने कहा ठीक है। तो फिर जब वो आते थे तो उनके सामने ऐसे आँख दिखा देती थी कि अम्मी मत बोलना कि अम्मी खाना दो, अम्मी नींद लग रही, अम्मी ये ज़रूरत है, तो आंटी बोलना। लेकिन आंटी बोलने आते थे ना, अम्मी निकलता था। क्योंकि अम्मी ही निकलेगा ना, कि एक बच्चे की माँ को माँ ही बोल सकते हैं, दूसरा कोई नाम दे ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल सी चीज़ है। तो अब वो बोलते थे कि तुम्हें आंटी अम्मी क्यों बोलता है, आंटी क्यों नहीं बोलता है, तुम तो बोलती है ये मेरा वो है कज़िन है मेरी बहन का। तो मेरी अम्मी बोलती थी एक्चुअली इनकी माँ थी वो मर गई, मेरी बहन थी, तो हम लोग ने इसको बचपन से पाला है तो इसलिए मुझे अम्मी बोलता है। तो अच्छा, ये भी मेरे साथ फीड हो रहा है, बचपन में सारी चीज़ें फीड हो रही हैं। सवाल, मतलब ना कोई सवाल है ना कोई जवाब का फ्रेज बना है, कुछ भी नहीं है, लेकिन बस सब फीड होता जा रहा है। फिर अ, एक दिन ऐसा है कि हमें रिटर्न आना पड़ा। तो रिटर्न आए, रिटर्न आने के बाद वो उतर गई, इससे ट्रेन से उतर गई। और ट्रेन से उतरने के बाद बोली कि तुम अपना ख्याल रखना, स्कूल में नाम लिखा लेना। फटाफट जल्दी जल्दी बोलती जा रही कि अपना नाम लिखा लेना और अपना जो खूब ध्यान रखना, और मुझे रोज़ खत लिखना, रोज़ अच्छे से पढ़ना, दादी का ध्यान रखना, भाई बहनों का ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना, बड़े से हो जाना और कुछ बन जाना, डॉक्टर बन जाना, ऐसे बोलती जा रही कंटिन्यू। अब एकदम से ट्रेन चालू हो गई और वो विंडो के बाहर, और मैंने कहा जल्दी से अम्मी जल्दी बैठो, वो ट्रेन चल रही है, जल्दी बैठो जल्दी बैठो। बोलती हाँ आ रही हूँ आ रही हूँ। और ट्रेन थोड़ी मतलब थोड़ा वो हुआ उसका रेस। फिर उसके बाद फिर मैंने वही सेम कहा, रिपीट किया, अम्मी जल्दी बैठो। तो बोली हाँ बैठ रहे हैं। फिर ट्रेन ने अपनी जो है रफ्तार पकड़ी, और रफ्तार पकड़े पकड़े वो रफ्तार थोड़ी और तेज हुई, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मैंने कहा बैठो ना, बहुत तेज हो गई है ट्रेन, आप क्यों नहीं बैठ रहे हैं। बोलते नहीं तुम जाओ। तो मैंने कहा अल्लाह मेरी अम्मी, तुम तो मतलब अब कैसे, अम्मी आप नहीं मरोगी ना, तुमने बोला था एक बार मर चुकी हो। तो बोली नहीं तुम जाओ, अब मैं यहीं रहूंगी, अब हमें किस्मत मिलाएगी। जब घर आ गए, तो घर आए तो फिर मुझे वही सब चीज़ें याद आती थी। मैं कॉर्नर पे ऐसे बैठ रहते थे, स्कूल में नाम लिख गया, स्कूल में भी किसी से नहीं बोलते थे, कॉर्नर कॉर्नर पे बैठे रहते थे। कॉर्नर में बैठे बैठे ना इस बीच ना मेरे हार्मोन्स चेंज होने लगे। हार्मोन्स का, हाँ, मुझे हार्मोनल ना ऐसे इम्बैलेंसिंग जैसा ऐसे महसूस है कि मुझे लड़कों में बैठने नहीं लगता था। अच्छा, घर वालों को क्या हुआ कि ऐसा लगने लगा कि अम, ये बचपन से इतना ज़्यादा मतलब देख रहा है ना ये सब चीज़ें, तो शायद इसलिए ऐसा है। ट्रॉमा मतलब हो गया है। बहनों के साथ बैठा हुँ। रहता है, हाथ हिला के बात करता है और मटक के चलता है। या फिर को बहुत सारी चीज़ें, तो बहनों के साथ रह के बहन जैसा हो गया। लेकिन अच्छा, किसी को मेरे इसका ट्रांस का मतलब ये नहीं था कि मैं एलजीबीटी से हूँ, और शायद ही उस टाइम पे मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ उनके ज़हन में भी होगा या मेरे भी ज़हन में होगा। तो बस वही चीज़ चलती रही कंटिन्यू, और कंटिन्यू ऐसे होता गया कि हाँ, जैसे कभी स्कूल में जाते थे, स्कूल में टिफ़िन लेके नहीं जाते थे, तो स्कूल में बोलती थी कि आप टिफ़िन लेकर के नहीं आए हो। तो बोलते थे नहीं क्या लेके आऊँ, तो बोलते थे क्यों तुम्हारी माँ नहीं है क्या, नहीं मेरी मम्मी नहीं है, टिफ़िन लेके नहीं आए। बोलते थे अच्छा, तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैम कहती तो तुम मेरे टिफ़िन से खा लो, वो बेचारी खिला देती थी। और जैसे कभी बिल्डिंग के ऊपर मेरी, जैसे बिल्डिंग में छत पे हम हैं और लड़के लड़के बच्चों बच्चों में लड़ाई हो गई, उसने मुझे मारा पटक पटक के, मैंने भी उसको मारा। तो उनकी मम्मी आ गई, मैंने आ गई, उन्होंने धक्का दिया। बोलती इससे क्या लग रही है, उसकी तो माँ भी नहीं है, हाँ इसकी तो, जिसकी तो माँ भाग जाए उसकी उन लोग के बच्चों की क्या औकात। हाँ चल चल निकल हट यहाँ से, तू मेरे बच्चों को क्या मारेगा, चप्पल चप्पल मारेंगी तुझे तो तू ठीक हो जाएगा। तो वहाँ पे इतना गिल्टी फील होता था कि अगर मेरी माँ होती ना, तो वो शायद मेरा भी मतलब पक्ष लेती कि इस औरत से लड़ती सामने वाली से कि नहीं ये मेरी औलाद है। ने अपनी औलाद का पक्ष लिया ना, तो मैं अपनी औलाद का पक्ष लूँगी। तो ऐसे ही ट्रॉमा में होता था। फिर दादी को बता दादी बोलती थी बाहर ही ना जाओ तुम, घर पे ही रहो। तो ऐसे करते-करते उम्र बढ़ी, मतलब धीरे-धीरे बढ़ते गए, 10 साल 12 साल तो वो घर में ही रहे, रहते गए, स्कूल, स्कूल से घर, रहे रहे। अच्छा, एक और इंसिडेंट हुआ मेरे साथ इसी बीच में, जब अम्मी के घर से आ गए थे उस बीच, जब स्कूल में नाम लिख गया, स्कूल में नाम लिख गया तो घर आते थे, तो घर आते थे, एक बार घर नहीं आए, मैंने सोचा घर जाने से अच्छा गार्डन में बैठते हैं। तो गार्डन में चले गए, गार्डन में बैठे, वहीं पे कुछ लड़के आए, बड़े थे, 25-30 साल के थे, ठीक है। अच्छा, अम्मी के घर से आए थे जब मेरी उम्र वही थी, 7 सालों की। तो
जब उन लोग ऐसी मतलब टहलाने लगे हैं वहीं पे कि चलो घूमते हैं घूमते हैं, तो अब कैसा रहता है सभी बच्चे गार्डन वगैरह जाते हैं, थोड़ा बैठते चले जाते हैं। तो उन लोग आए, उन लोग बोलते हैं अच्छा तुम आइसक्रीम खाओगे? मैंने कहा नहीं। बोलते हैं अच्छा जो ये पियोगे जो शिकंजी होती है ना, तो शिकंजी पियोगे? मैंने कहा नहीं शिकंजी नहीं पियेंगे। बोलते हैं अच्छा कहाँ पढ़ते हो, कहाँ रहते हो, ऐसे ऐसे सब पूछने लगे। वो उधर सामने वाली वो बड़ी वाली बिल्डिंग है ना, वहाँ रहते हैं। बोलते अच्छा ठीक है। तो ऐसे बोलते चलो टहलते हैं, टहले उनके साथ, मतलब वही ग्राउंड में टहले हैं। उसके बाद तो उन लोग 4 लोग थे। तो बोलते हैं ऐसे करते-करते थोड़ा-थोड़ा सा मतलब शाम होने लगी, शाम का टाइम होने लगा। तो बोलते हैं अच्छा, एक लड़का बोलता है अरे मेरी ना पतंग उस साइड पे चली गई है, वो झाड़ी के पीछे है, मिलिट्री कैंप पे है, वहाँ पे चली गई है हमारी पतंग। तो मुझे लेना है। तो बोलता है हाँ, जाके ले आ। बोलता है नहीं तुम लोग भी चलो। बोलते हैं हाँ, ठीक है चलो। तो वो भी उन लोग जाने लगे। तो मुझे बोलते तू भी चल साथ में। तो मैंने कहा नहीं मैं घर जा रहा हूँ, शाम हो रही है ना, घर जा रहे हैं। तो बोलते हैं नहीं नहीं चलो चलो, पतंग ले लेंगे ना वहाँ से, फिर अपन रिटर्न आ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है चलते हैं। तो वहाँ पे जब गए, वहाँ पे जाने के बाद जब वो झाड़ी झाड़ी जाने के बाद वहाँ पे अचानक से दो मेरे आगे थे लड़के और दो मेरे पीछे थे और मैं बीच में। अच्छा उन लोग सब हाई बड़े थे उम्र में, मतलब कोई 25 होगा और कोई 30 होगा, काफ़ी बड़े थे। तो जब काफ़ी चले गए अंदर, तो वहाँ पे एक गार्डन है जिसका नाम है जीआईसी पार्क, अभी भी वही वही नाम है और वैसे ही है, जीआईसी पार्क। तो वहाँ पे जब गए ना, तो उन्होंने ना पीछे वाले ने ना मुझे धक्का दिया ऐसे करके। जब पीछे वाले ने धक्का दिया ना, तो आगे जो थे 2 लोग, उन लोग और पीछे चले गए। जब धक्का दिया, तो मैं ऐसे कपड़े झाड़ के ऐसे-ऐसे उठे, तो कपड़े झाड़ के जब उठे, तो जो आगे वाला था फिर उसने इधर से धक्का दिया। धक्का दिया तो फिर इधर से जाके बैठ गए। इधर से जब बैठ गए ना, तो जैसे ही बैठ मतलब गिरे और उठने चले ना, तो उन्होंने कंधे पे हाथ रख लिया और ज़ोर से चिल्लाया बैठा रह यहीं पे। तो मैंने ऐसे बैठ के सबको ऐसे देखा, तो देन उन लोग ने मतलब ज़िप अप मतलब पैंट अपनी रिमूव की। पैंट रिमूव करने के बाद उसके बाद उन लोग ने बहुत सारा मतलब गलत-गलत चीज़ें बोलते हैं कि ऐसे करो, ये चीज़ मतलब मैं थोड़ा-सा मुझे याद करना वो थोड़ा-सा वो होता है कि मतलब मेरी उम्र ही बहुत छोटी थी कि उन लोग ने ना उन लोग ने मोलेस्ट किया पूरी तरीके से। और हाँ, तो मैं जब भागी ना, तो भागते-भागते ना ज़मीन पे गिर गई। ज़मीन पे गिरी तो उन लोग ने ऐसे पैर से मेरा पैर पकड़ के घसीटा और मेरे एक वो वहीं पे पेड़ झाड़ी वगैरह थी, एक झाड़ी थी वो ऐसे काटे ना यहाँ पे लग गया और जब घसीटा ना तो पूरा काँटा ऐसे घुस के गया और काँटा टूट गया, काँटा अंदर ही रहा पूरा। और उन लोग ने वहीं पे ना ले जाकर के मेरे ऐसे शर्ट के ऐसे बटन ऐसे तोड़ दिए करके और उसके ऊपर उन लोग भी पूरा न्यूड हो गए और काफ़ी चीज़ करने के बाद और उन लोग वहाँ से चले गए। तो मैं खूब रोई, मतलब अपनी बेबसी पे बहुत रोना आया मुझे, बहुत ही ज़्यादा रोना आया। और रोते वहीं पे बैठे रहे। फिर उसके बाद घर पे आए, घर पे आने के बाद जब देखा कि यहाँ से खून निकल रहा है, इधर सब छिला हुआ है, घुटने छिले हुए हैं, शर्ट के बटन हैं, तो सब ढूँढ रहे थे घर पे ऑलरेडी कहाँ है। तो बोले अभी शाम हो गई है, इतनी देर तक कहाँ थे? लेकिन बताया नहीं, रो रहे थे गिर गए इसलिए नहीं, दोस्तों के साथ गए थे खेलने, लेट हो गया इसलिए। बोलते कौन दोस्त थे? तुम्हारा भाई बोला मेरा दोस्त के नाम बताओ, ये बताओ, वो बताओ। मैंने कुछ नहीं बताया, डॉक्टर के पास नीचे ले गए, उसने दवाई वगैरह की और टैबलेट दी ये करके। फिर उस चीज़ से मुझे ना इतना ज़्यादा एक सदमा जैसा लग गया ना कि मुझे हर एक लड़के से डर लगने लगा, एक खौफ आने लगा कि मेरे क्लास के एक मेल टीचर थे, बाकी सब फीमेल टीचर थी, उनसे भी मुझे खौफ आने लगा कि ये भी ऐसे ही करेंगे। तो यही सब इतने कॉम्प्लिकेशंस के बाद ही मैं खुद कन्फ्यूज़ थी कि मैं क्या हूँ? मुझे खुद ही नहीं पता चल पा रहा था। अच्छा, जब भी मेरी स्कूल की छुट्टी होती थी ना, तो कोई ना कोई काम पे दादा ना करा देते थे। मतलब कुछ ना कुछ कराते थे। जैसे एक बार छुट्टी हुई तो मैंने सिलाई का काम सीख लिया। दूसरी छुट्टी हुई तो मैंने हैंड एम्ब्रॉयडरी जो होती है ना, उसका भी काम सीख लिया। फिर उसके बाद जब एक बार और ऐसे छुट्टी हुई बीच में, तो फिर दादा ने मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स सिखाया। मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स कराया वहीं वहीं से।
तो ऑलरेडी फिर मेरे यहाँ पे फूफा के लड़के हैं, उन्होंने बोला हम मोबाइल का शॉप डालेंगे, ऑलरेडी इसने मोबाइल का सारा सीखा हुआ है, ये हमारी शॉप पे काम करेगा आके। तो दादा ने बुलाया मुझे, इसी बेस पे, और जब आ गए यहाँ पे मुंबई में, जब आए तो मेरी उम्र ना उस टाइम मतलब 16 होने ही वाली थी, 16 नहीं हुई थी। तो इन लोग ने क्या करा, मेरी शादी फिक्स कर दी। अ, मेरी फूफी ने अपनी लड़की के साथ शादी फिक्स कर दी। अच्छा। मैं तो खुद एक अंदर से औरत हूँ। ओके। मैं एक औरत से शादी कैसे कर सकती हूँ? अच्छा, अ, अच्छा, उन्होंने उनको कैसे लगा शादी करना चाहिए? उनको इसलिए लगा क्योंकि मेरी फूफी की जो लड़की थी ना, उसका उसका अफेयर था किसी से, खानदान में ही था। तो मेरे पास छोटा वाला मोबाइल था, वो डब्बा फ़ोन कहते हैं ना जिसको, छोटा वाला फ़ोन था। तो उसके हाथ में फ़ोन नहीं दिया था, उसको बहुत स्ट्रिक्ट था। तो वो मुझे लेके जाती थी दूसरे रूम में या फिर छत पे। तो मेरे फ़ोन से लेकर के उससे बात करती थी। अच्छा, मेरी फूफी को लगता था कि इन दोनों मतलब दोनों गुटुरगु करते हैं कुछ तो, क्यों ना इनको ही कर दिया जाए। लेकिन बाद में मेरी फूफी को बताया, फूफी ये उसको करती है, मतलब जिसके साथ आपने लगाया है ऑलरेडी, एंगेजमेंट लगाया हुआ है, उसी से वो बात करती है, मुझसे बात नहीं करती है। अगर नहीं यकीन है तो मेरा ये सारा कॉल हिस्ट्री देख लो। तो देखा फूफी ने, तो बोलती है नहीं मुझे वो पसंद नहीं, तुम ही पसंद हो, अभी तुम ही रहो यहाँ पे। फिर कब डिसाइड किया आपने कि मुझे ट्रांस बनना है? हाँ, मैं बताती हूँ। तो मैंने न्यूज़पेपर में देखा कि जॉब के लिए, तो मैंने जॉब के लिए ट्राई किया। तो इंटरव्यू देने आ गए यहाँ पे, वाशी में मैंने इंटरव्यू दिया। वाशी में जब इंटरव्यू दिया तो इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गए। सिलेक्ट होने के बाद अब जब मुझे जाना ही था कानपुर, तो 2-3 दिन की ट्रेनिंग हुई। 2-3 दिन ट्रेनिंग होने के बाद मेरी वही तारीख आ गई जाने की, क्योंकि टिकट वो फिक्स था। तो मैंने अपने दोस्तों को बोला कि मैं कानपुर जा रही हूँ वापस, कानपुर जा रहे हैं वापस, अभी नहीं आएँगे। बोलते क्यों जा रहे हो? मैंने कहा नहीं ऐसी-ऐसी बात है। तो बोले कानपुर मत जाओ, हम लोग बैचलर में थे, तुम भी बैचलर रहो। बस यहीं से मेरा टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हुआ। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो कैसे रहना है? बोलते कुछ नहीं, कुछ पैसे देते हैं हम लोग, और वहाँ पे रहना खाना ये रहता है, मतलब आ जाता है। तो आपको भी कुछ पैसे देने होंगे, आप भी आ जाना। मैंने कहा ठीक है। तो अब मैंने उन लोग को बोल दिया फूफी लोग से कि फूफी जा रहे हैं, अल्लाह हाफ़िज़। तो वो बोली नहीं कुछ, मुँह घुमा लीं। सबसे बोला तो किसी ने बोला नहीं। मैंने अपना बैग पैक किया और बैग पैक करके स्टेशन आ गए। स्टेशन भिवंडी से कल्याण है। कल्याण से जब आए तो कल्याण से उसने मुझे कॉल करा कि तुम थाने आ जाओ। मैं थाने थाने गए। थाने में जाने के बाद उन लोग मिले, मेरे दोनों फ्रेंड वहाँ पे मिले। बोलते अब हमारे साथ चलो। उनके साथ जब गए ना तो वो बेलापुर में गए। बेलापुर में गए तो वो लाइन से इतना ही छोटा-सा, मतलब एक मतलब 1 आर के छोटा रूम, जो मतलब 100 कुछ करके होगा, 100 स्क्वायर फीट होगा या उससे ज़्यादा या फिर कम, इतना ही होगा, ज़्यादा नहीं था। तो वहाँ पे ऐसे सीधे-सीधे सब लाश की तरह लेटे थे। तो बोली तुम्हें भी यहीं लेटना है। तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर वो जो ओनर था तो उसको बोलते हैं कि तुम इसको पैसे दे दो। तो अब मेरे पास पैसे थे ही नहीं, वो 500-600 रुपए थे। तो मैंने कहा मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो बोलता है अच्छा ठीक है, तुम जॉब कर रहे हो ना, वहाँ से जो पैसे मिलेंगे तुम दे देना, जब तक कि यहीं पे रहो। अब जब वहाँ पे रहने लगे ना, वहाँ पे रहें, तो वहीं पे ना मतलब पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, हफ्ता भर बीता। हफ्ते भर के बाद है ना, वहाँ पे जो बीच में लेटे ना, तो लड़के लोग वहाँ पे हाथ लगाना और हाँ, मॉलेस करना वही सब स्टार्ट हो गया। तो जब स्टार्ट हो गया ना, तो मुझे मतलब अब तो मुझे यहाँ तक कि समझ गए कि अब मैं तो नॉर्मल नहीं हूँ, क्योंकि अब मुझे कोई भी नॉर्मल एक्सेप्ट करते ही नहीं है कहीं पे भी। अ, तो फिर उसके बाद ऑफिस आए। ऑफिस आने के बाद अब मुझे सोचते रहते थे कि मैं क्या हूँ, मैं हूँ कि नहीं हूँ, मैं क्यों क्या हूँ। तो वहीं पे ऑफिस में ना एक और बंदा आया, मतलब गे बंदा आया। गे बंदा आया तो जब वो हिला डुला हाथ ऐसे करके बात किया ना, तो मैंने कहा मेरी हाय मेरी प्रायोरिटी मिल गई, लगता है यही है। मैं इसी की तरह हूँ मैं भी। तो मैंने उससे बात बात करी। बात करते हुए तो अच्छा, वो मुंबई का यहाँ का था, और वो बड़ा भी था। वो 20 साल का था, मेरी उम्र 16 साल की थी। तो उसने मुझे बोला कि आ, तुम्हें ना अब वो ऐसे बात करने लगी, तुम्हें ना वो सर पसंद है क्या, तुम्हें ऐसे पसंद है, मतलब मेल अट्रैक्शन पसंद है क्या, और मुझे ही पसंद है, बोलना बहन। मैं बोलते तो ऐसे क्यों बात कर रहे हो? ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मैं मतलब ऐसी नहीं हूँ, मतलब। तो बोलते नहीं नहीं, तुम बहन ही हो मेरी, मैं भी तुम्हारी बहन हूँ, कुछ नहीं होता, चलो। तो ऐसे सब बात करते थे। मुझे बड़ा फ़ील अच्छा कम्फ़र्ट फ़ील आने लगा अभी इस टाइम पे। इतनी देर से तो घुटन ही घुटन हो रही थी, लेकिन अब
जाके कहीं पे कंफर्ट ज़ोन मुझे मिलने लगा। जब कंफर्ट ज़ोन मिला मुझे, तो अब मैंने कहा अब मैं इसके साथ ही फ्रेंडशिप करेंगे, दोस्ती करेंगे, ऐसे करेंगे। फिर मैंने रिलायंस में मैंने काम किया। रिलायंस में मैंने 5 साल काम किया और इस बीच मैंने चेंजेस भी किए अपने। नहीं, सर्जरी नहीं किया मैंने। मैंने अपने चेंजेस मतलब अपने कप बिहेव अच्छा, हाँ, अपने चीज़ों में। कपड़ों में चेंजेस लाना शुरू कर दिए। अब जो कपड़े मेरे प्लेन थे, वो फूल वाले होने लगे, है ना? और जो नीचे की ट्राउज़र्स थोड़ी मेन वाली थी, वो अब थोड़ी-सी गर्लिश हो गई। अब मैंने अपने आप को थोड़ा-थोड़ा शो ऑफ करने लगे कि हाँ, मैं ये हूँ। लेकिन मुझे फिर भी एक पूरा सैटिस्फैक्शन नहीं था कि मैं ये हूँ। एक ट्रांस में ना आपको हमेशा एक चीज़ मिलेगी, ना तो वो अपने आप को गे मानते हैं और ना वो औरत मानते हैं। हाँ, उनको बोलेंगे ना तुम लड़की हो, तुम आपा हो, तुम बाजी हो, उसमें भी सैटिस्फैक्शन नहीं है। और अगर उनको बोलेंगे ना तुम गे हो, तो उसमें भी उनको चिढ़ आ जाएगी। गे मत बोलो, मतलब अच्छा अलग-अलग से मुँह बनाएँगे। मैंने तो थोड़ा-सा मुँह बनाया है, वो अलग-अलग से मुँह बनाएँगे। तो फिर मेरी यही जर्नीज़ चली। उसके बाद मैंने काम किया, बहुत अच्छा वर्क किया, अचीवमेंट हुई। अच्छा ये हुआ कि अचीवमेंट मेरी इस तरह से हुई कि मेरे कॉल्स बहुत अच्छे जाने लगे और मुझे एप्रिसिएशन मिलने लगा, एप्रिसिएशन कॉल्स आए और कई सारे मुझे सर्टिफ़िकेट मिले वहाँ पे एप्रिसिएशन के, गुड कॉल्स के और कई सारे मिले। और इनफैक्ट मेरे कई सारे फ़ोटोज़ वगैरह भी वहाँ पे रिलायंस में हैं, अभी भी होंगे। तो अ, मैंने वहाँ पे बेस्ट एम्प्लॉयी का मुझे वो अवार्ड भी मिला और भी कई सारी चीज़। फिर अब जब रहते-रहते मेरा मुझे एक्सपीरियंस हो गया, प्रोडक्ट नॉलेज हो गई और अच्छी हो गए, टीएल से जान-पहचान और एचआर और बाकी सबसे पहचान हो गई, तो इंटरनल जॉब पोस्टिंग होती है आईजीपी, तो मैंने वहाँ पे अप्लाई करा, तो वहाँ पे सिलेक्ट हो गए एचआर से। लेकिन जो फ्लोर मैनेजर थे ना, उन लोग ने मुझे किया नहीं, मतलब नहीं करा। वो बोले कि तुम हैंडल नहीं कर पाओगे इस चीज़ को। तो मैंने कहा क्यों मैम? बोलते क्योंकि तुम आदमी नहीं हो। तो मैंने कहा मैं कौन हूँ तुम? मैं कौन हूँ? बोलते तुम जो भी हो लेकिन हम तुमको पोस्ट नहीं दे सकते हैं। हम पोस्ट या तो उन्होंने बिल्कुल साफ-साफ बोला हाँ, या तो हम एक लड़की को पोस्ट देंगे या हम एक लड़के को पोस्ट देंगे। हम आपको पोस्ट नहीं देंगे। आप आप नहीं हो उसके लायक। मैंने कहा लेकिन मेरी प्रोडक्ट नॉलेज अच्छी है, मैं फ्लोर हिट करते हैं, फ्लोर पे जो नए बच्चे आते हैं, उनको बताते हैं। अब तो मैं कॉल पे भी नहीं बैठते हैं, बताते हैं उनको ये सब, तो बोलते हैं नहीं, नहीं, नहीं हो पाएगा। तो आपको हम पोस्ट नहीं बढ़ा सकते। तो बिकॉज़ ऑफ माय मतलब 6 चेंजेस उन्होंने मेरी जॉब पोस्टिंग नहीं करी। जबकि मुझे प्रोडक्ट नॉलेज अच्छी थी, मेरा एक्सपीरियंस था, मैं पुराने हो गए थे वहाँ पे, लेकिन इस वजह से उन्होंने पोस्ट नहीं की। ये रिलायंस कंपनी के अंदर हुआ और कई बार मैंने पोस्ट मतलब आईजीपी का अप्लाई करा और हर बार यही हुआ रिलायंस के अंदर। तो फाइनली आई डिसाइडेड दैट कि मैं जॉब को लेफ्ट कर दूँ। मैंने कहा अभी मैं मतलब छोड़ देती जॉब को। तो मैंने अपना मतलब लिखा नोटिस पीरियड, मैंने कहा मुझे नोटिस पीरियड पे जाना है और मुझे जॉब छोड़ना है। बोलते हाँ ठीक है। तो नोटिस पीरियड पे जाने के लिए मैनेजर ने सोचा कि इस टाइम पे अगर करेंगे तो इस टाइम पे तो और ज़्यादा काम है, मतलब मार्च और अप्रैल में, तो क्यों ना इसको यहाँ से हटा के गोरेगांव डाल दें। तो उन्होंने मुझे गोरेगाँव में शिफ्ट कर दिया। अब गोरेगाँव में शिफ्ट कर दिया, गोरेगाँव में जाने-आने में ट्रेन में भी बहुत सारे लोग मिलते रहे मुझे, मिले, उनसे बातचीत हुई, कॉन्टैक्ट नंबर बढ़ा, मेरा दायरा बढ़ा और दायरा बढ़ते-बढ़ते फिर मैंने अपने आप को वहाँ से एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया कि मैं ट्रांस हूँ, मैं गे नहीं हूँ। और वहीं से फिर और मैंने अपने अंदर चेंजेस लाए। पहले भी तक के तो सिर्फ़ कपड़ों में चेंजेस थे, बातों में थे। तो अब मेरे अंदर चेंजेस मैंने लाया कि मुझे अब हार्मोन्स खाना है, हार्मोनल खाना है। तो हार्मोन्स खाने के लिए तो ऐसे ही नहीं खा सकते हैं। हार्मोन्स खाने के लिए एक पर्टिकुलर पूरा डॉक्टर से मिलना पड़ता है। डॉक्टर पूरा आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के देगा, दवाइयाँ लिख के देगा, आपके हार्मोन्स चेक करेगा, उसमें कितना इम्बैलेंस है, मेल हार्मोन्स कितने और फीमेल हार्मोन्स कितने। वो पूरा चेक करने के बाद ही अगर मेल हार्मोन्स ज़्यादा होंगे, तो वो नहीं देंगे। या देंगे कि नहीं देंगे। अच्छा इसमें एक और चीज़ होती है कि कुछ डॉक्टर जो होते हैं ना, वो डॉक्टर हमें समझते नहीं हैं। पता नहीं क्यों पढ़े-लिखे हैं, जानकार हैं, अच्छे हैं और मतलब मुंबई जैसी सोसाइटी में रहते हैं, खुले दिमाग के हैं, लेकिन फिर भी वो शायद कहीं न कहीं ट्रांस को समझने के लिए नाकारे हैं। मेरे तरफ से तो नाकारे हैं वो डॉक्टर।
कुछ ही डॉक्टर हैं जो अब आजकल उभर के आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ट्रांस जो सर्जरीज और ट्रांस की जो दवाइयाँ रहती हैं उससे हम अपना अच्छा चला सकते हैं। तो वो मेरा फिर चेक वगैरह किया तो मुझे पता चला कि जो फीमेल हार्मोन्स जो होते हैं ना, तो वो ज़्यादा है। तो जैसे कि टेस्टोस्टेरोन रहते हैं और जो ये फीमेल में जो एस्ट्रोजन रहते हैं। तो बस एस्ट्रोजन वहीं से मैंने फिर गोलियाँ स्टार्ट कर दी अपनी। गोलियाँ स्टार्ट करी और मैंने तो वहाँ से भी मतलब छोड़ दिया था रहना, जहाँ पे रहते थे बैचलर में, क्योंकि उन लोग मॉलेस्ट कर रहे थे। फिर मैंने अलग से रहना स्टार्ट करा, मतलब अलग एक घर लिया, पैसे जोड़ के जब मुझे सैलरी मिली अलग एक किराए पे घर लिया। उसको मैंने मतलब डिपॉजिट दिया 20,000 और 6,000 रुपये ये था रेंट था। और फिर मैंने वहाँ पे रहना स्टार्ट करा, 1 महीने वहीं पे अपना फ्रेंड रख लिया। अच्छा, वो फ्रेंड भी मेरे जैसे ही था। अच्छा, मैं ट्रांस थी लेकिन वो गे था, लेकिन वो मुझसे ज़्यादा हिला डुला। तो मैं अल्लाह तौबा इसके साथ चलना ही शुरू कैसे चलूँ? अच्छा, जो ट्रांस होती है ना, वो हिलती-डुलती कम है, लेकिन जो गे होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा हिलते-डुलते हैं। वो उनकी एक्टिविटी में ही लगेगा कि बहुत ज़्यादा है। जो जैसे कि गे हो गए और एक और होते हैं जो क्रॉस ड्रेस करते हैं, उनको सीडी बोलते हैं। वो सीडी भी बहुत ही ज़्यादा हिलते हैं, मतलब उनके अंदर इतनी लचक है ना, वो बैठेंगे भी तो यूँ ही बैठेंगे और उनकी आँखें भी यूँ ही चलती रहेंगी। वो ट्रांस में काउंट नहीं होते हैं। ट्रांस जो होती है वो साइलेंट ही रहती है मोस्ट ऑफ। हम्म, ये बहुत साइंटिफिक चीजें बता रही है आप, लोगों को पता नहीं है इतना कुछ। और मैं आपको ना मेरा सेकंड क्वेश्चन ये था कि बहुत सारे रिलीजियस गुरुज हैं सभी धर्मों में, जो ये कहते हैं कि ट्रांस पर्सन एक बीमारी है, ये कुछ होता नहीं है, दिमागी बीमारी है जिसे ठीक भी किया जा सकता है, हमारे पास भेजो हम ठीक कर देंगे। क्या बोलना है आपका? मुझे ये क्वेश्चंस जो आपने पूछा है कि हाँ, मतलब सारे धर्म गुरु करते हैं, तो अच्छा है, रिस्पेक्टेड है, वो रिस्पेक्टेड इंसान है। जो बता रहे लोगों को वही बताते रहें, उनकी अपनी मन धारणा है, उनकी अपनी मन की बात है, उनकी दिमाग की उपज है। बाकी तो इसमें रियलिटीज़ कहीं पे नहीं है। अगर आप नेट पे भी सर्च करेंगे ना, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, WHO, उसने खुद डिक्लेयर करा है कि ट्रांसजेंडर जो है वो एक नॉर्मल चीज़ है, ना कि कोई बीमारी है, ना और ना ही कोई ही किसी तरह की मतलब वो कहते हैं ना दिमागी बीमारी हो गई है या फिर फिज़िकली या बीमारी हो गई है, किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं है। ये एक तरह का उनको मतलब नेचर है, जैसे एक मेल होता है, एक फीमेल होता है, इसी तरह से एक ट्रांस होता है। ये खुद WHO ने डिक्लेयर किया है। अगर वो ये बात नहीं मानते हैं, उनको कहते हैं कि हाँ, मैं चलो नहीं मानता हूँ, साइंस को नहीं मानते। अगर आप साइंस को नहीं मानते हैं, तो आप अपने धर्मों को देखिए, है ना? हर धर्म में ट्रांस के बारे में या एलजीबीटी पूरे एलजीबीटीक्यूआई के बारे में लिखा हुआ है कहीं न कहीं। आप महाभारत उठा लीजिए, महाभारत में देखिएगा, महाभारत में भी शिखंडी के बारे में लिखा है। शिखंडी ने जिस तरह से जो है एक रूप लेकर के आए और उन्होंने जिस तरह से पूरा अवतार लेकर के उन्होंने महाभारत में उतरे और उन्होंने भीष्म का मतलब वध करा। तो और भी कई सारी चीज़ें हैं। इसी तरह से अगर कुरान में देखेंगे, तो कुरान में एक आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने कहा है कि तमाम जितनी भी सृष्टि है उसको बनाने वाला मैं हूँ, पूरी दुनिया को बनाने वाला मैं हूँ। और तुम्हारी जो बीवियां हैं उनके पेट में, उनके मादाई शिकम में जो बच्चे हैं, उनकी शक्लें और उनका पूरा स्ट्रक्चर सिर्फ मैं ही बनाने वाला हूँ और मैं जिम्मेदार हूँ। ये कुरान की आयत है। और एक तरफ अल्लाह ताला ने बोला है कुरान पाक में कि जितनी भी आदम की औलादें हैं, वो आदम की औलादों को मैंने इज्जत बख्शी है। तो जब अल्लाह ताला बोल रहा है कि तमाम आदम की औलादों को मैंने इज्जत बख्शी है, यहाँ पे ना लिंग आया, ना यहाँ पे किसी तरह का मतभेद आया, ना मेल ना फीमेल ना ट्रांस ना कोई भी नहीं आया। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि तमाम जितनी भी औलादें हैं आदम की, उनको मैंने इज्जत बख्शी है। तो अगर आप ये किताब, चलो हमें बोलने हैं, हम मेंटली ऐसे, तो आप अपनी किताबों को भी नहीं मानेंगे। किताबों में भी तो लिखा ही है ना साफ-साफ। और यहीं पे अगर आप ब्रह्मा को भी देखेंगे, जो ब्रह्मा जो सबसे ज़्यादा ज्ञानी भगवान के रूप में जाने जाते हैं। तो उनको भी ना लिखा हुआ है कि ये नीरी-नीरी हैं। नीरी-नीरी मतलब ना ये इधर हैं और ना वो इधर हैं। ये नीरी-नीरी हैं।
तो हर जगह, हर धर्म में, हर स्क्रिप्चर में लिखा हुआ है कहीं न कहीं। आप अगर नहीं माने, ये उनकी अपनी उपज है। हाँ, ये कि अम, जब हमारे वहाँ ये ब्रिटिश रूल्स हुआ था, जब ईस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में, उसके बाद से कई सारे मतलब उन लोग ने अपने अधिवेशन नियम लागू किए और उन्होंने मतलब लड़ाइयाँ स्टार्ट कराई। और कई भी सारी उन लोगों ने करा कि स्लेवरी स्टार्ट कर दी। तो इसी तरह से उन्होंने फिर सबके ऊपर जब ज़ुल्म करते-करते उन लोग को वो हो गया, तो उन लोग ने फिर एलजीबीटी के ऊपर भी ज़ुल्म करना स्टार्ट कर दिया था। उन लोग ने 1917 सॉरी 1871 में उन्होंने ये स्टार्ट किया था कि ये जो है ना, ये नॉर्मल लोग नहीं हैं। एक्चुअली वेस्टर्न कल्चर से है, इंडिया में तो फिर भी एक्सेप्टेंस पहले थी, अब वो सब फॉलो करने लग गए हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे वहाँ पे हुआ ये कि पहले वहां से आया, अब वहाँ के लोग फिर भी एक्सेप्ट करने लगे हैं, कई कानून बन गए हैं, लेकिन इंडिया में अब एक्सेप्टेंस नहीं है उस लेवल की। एक इस्लामिक देश है ईरान, जो सभी जानते हैं कि बाकी सारे मुल्कों से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग है, और वहाँ के लोग भी काफ़ी मॉड और पढ़े लिखे हैं, और वो पूरा के पूरा इस्लामिक मुल्क है। उन्होंने खुद ट्रांस की सर्जरी और ट्रांस को पूरा का पूरा एक्सेप्ट किया है, और ये इस्लामी मुल्क की बात है। तो अब जो कुछ धर्मगुरु कहते हैं, तो मुझे समझ भी नहीं आती ये बात। ये उनके अपने दिमाग की उपज है, और उनकी दिमाग की उपज को सलाम है मेरे तरफ से। और ये बिल्कुल झूठ है, कहीं से भी सच नहीं है। हम कोई बीमार नहीं है, हम उतने ही हकदार हैं जितना एक मेल और फीमेल हकदार है, और हम जब से हैं, जब से दुनिया बनी है। और ये जो सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन है और जो एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है, इतना एंजाइटी होता है, इतने आप जिस तरह का अपना जीवन बता रही हैं बचपन से लेके अभी तक का, तो स्टडी अगर हम देखें तो ये है कि हर दो में से एक ट्रांस कभी ना कभी उसके दिमाग में आता है कि मुझे सुसाइड करना चाहिए, और चार में से एक कभी ना कभी अपनी लाइफ में सुसाइड कमिट करता है, ट्राई करता है। कितना मुश्किल है ट्रांस होना। ये जो आपने बात बोली है ना, जो आपने जिस तरह से ये आंकड़े बताए कि 4 में से 1, मैं ये आंकड़ों को बोलूँगी 4 में से 1 नहीं, कभी-कभी 4 में से 4 भी होता है। क्योंकि क्या होता है कि जो सोसाइटी की तरफ से हेटिंग मिलती है, तो 3 तरह की हेटिंग होती है। पहला ये होता है परिवार से नकारात्मक। परिवार वाले हमें एक्सेप्ट नहीं करते हैं। पता नहीं क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हैं। जब उनका मुझे लगता है कि कोई बच्चा नहीं पैदा होता है, तो वो दूसरे को सामने को देखेंगे कि वो कोई हिजड़ा है या फिर कोई छक्का है, जो अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं लोग, या फिर कोई और है, तो वो इज़्ज़त भी करेंगे, वो उनको खाना भी देंगे, वो उनको पैसे भी दे देंगे, सब कुछ दे देंगे। तो लेकिन जब उनके घर में वही आ जाएगा, तो उसको वो इनकार कर देंगे, रिजेक्ट मार देंगे। ये तो कोई बात ही नहीं हुई है। तो वो रिजेक्ट मारना। दूसरा, फिर उसके जो फ्रेंड्स सर्कल रहेगा, वो फ्रेंड सर्कल में उसको थोड़ा-सा वो खुद ही अपने आप को अलग महसूस करता है, तो वो फ्रेंड सर्कल में ही वो चिढ़ाने लगते हैं कि तू ऐसा है, तू वैसा है, ये है, वो है। तो ये 2 चीज़ हो गई उसकी, फ्रेंड सर्कल और घर, दोनों तरफ से उसको नेगेटिविटी मिली। तीसरा, जब वो मतलब अब इस नेगेटिविटी मिलने में क्या होता है कि हमेशा ये देखा गया है कि बच्चों को ये बोलते हैं कि बच्चों के सामने लड़ो भी नहीं। बहुत से घरों में ये कहते हैं, माँ-बाप कहते हैं कि बच्चे हैं, हम बाहर लड़ते हैं। जो अच्छे परिवार वाले होते हैं, हम बाहर लड़ते हैं, बच्चे के सामने नहीं लड़ेंगे, उसको ना असर पड़ेगा इस चीज़ का। तो जो इस टाइप के बच्चे होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा असर पड़ता है, और इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा होता है वो एजुकेशन पे होता है उनकी। तो एजुकेशंस, अब यहाँ पे एजुकेशन धीरे-धीरे कम होती गई। जब एजुकेशंस कम होती गई है ना, तो इस स्कूल से भी उसको वही नेगेटिविटी मिलती है, जो उसको बाकी जगहों से मिलना स्टार्ट हो गई है। अब वो अब क्या करता है, स्कूल को भी छोड़ देगा, जो भी है ट्रांस पर्सन या फिर एलजीबीटी का। तो अब स्कूल को छोड़े, 3 जगह से नेगेटिविटी मिलने के बाद जब वो बड़ा हो रहा है, उसके बाद उसने इधर-उधर कहीं जॉब लगाई, तो उसके हाव-भाव, फेस एक्सप्रेशन, बात करने का तरीका और भी कई सारी चीज़ें जो लोग देखते हैं, और लोग उनको ना एक मतलब घृणा से देखेंगे या फिर सेक्स की नज़र से देखेंगे। तो उनको वही नेगेटिविटी रहती है। इस नेगेटिविटी में अगर इस बीच कोई ऐसा आता है इंसान जो प्यार और बहुत सी चीज़ों का वादा करता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम बहुत प्यारे हो, मुझे तुम्हारे जैसा इंसान ही चाहिए, आई हेट गर्ल्स, ये वो, दुनिया भर के अगर ऐसे वादे करता है, और जब पता चलता है कि नहीं, नहीं वो तो शादीशुदा है। इनफैक्ट मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो जब पता चलता है कि वो शादीशुदा है, तो
वो अपने अंदर इतनी हेटिंग कर लेता है ना कि सारी हेट ना एक जगह इकट्ठा हो जाती है, और वो अपना सुसाइड करने के लिए आ, मजबूर नहीं, खुश हो जाता है कि मुझे करना ही करना है, ऐसे हो जाता है। और ये एक बार नहीं आता है, बार बार आता है। और ये जो आंकड़े हैं ना, ये आंकड़े चार में से एक नहीं है, चार में से दो बोलिए या चार में से तीन बोलिए, सबको ही ऐसा होता है। ये तो खैर स्टैट्स है जो इंटरनेट पे है, बट हाँ, इससे एब्सोल्युटली जो एक्चुअल लाइफ में है वो आपको ज़्यादा पता है। हाँ, एक्चुअली इससे बचा इसलिए जा सकता है कि जो भी है वो पर्सन, वो अपने आप पे बस भरोसा रखे, अपने आप को एक्सेप्ट करे, मैं जैसा हूँ मैं वैसे ही हूँ, अपने आप को एक्सेप्ट करे और एक जिद या फिर एक खुशी के साथ अपने आप को मान ले और वैसे ही जिए, तो फिर कुछ नहीं होगा। क्योंकि दुनिया तो अपनाने वाली है ही नहीं, कभी नहीं अपनाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है एक सोशल एक्टिविस्ट बोल रहा है हम्म, मेरे सामने। कायनात, आपका प्रोफाइल देखूँ ना मैं, अगर आपने हर सेक्टर में काम किया है। अभी आप रिलायंस इंडस्ट्री का बता रही थी, आपने ताज होटल में काम किया है, एंड देन मॉडल आप है ही। अभी थोड़ी देर पहले आप मुझे फैशन डिजाइनिंग में काम किया है आपने। मतलब मैंने आपका प्रोफाइल ऐसे देखा तो मुझे ऐसा लगा ये जो कायनात है ये प्रूव क्या करना चाहती है हर सेक्टर में। और एजुकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन आपने बायोलॉजी में किया है, पीएचडी के लिए आप अप्लाई कर रही हैं, कैसे? पीएचडी के लिए अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि पीएचडी के लिए तो ऑलरेडी, और इसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ें हैं वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे मैंने अरेबिक अरेबिक भी मैंने क्लासेस लगाया, अरेबिक सीखा है मैंने। इसके बाद मैंने इसके साथ ही साथ मैंने ब्रिटिश एक्सेंट सीखा है। हाँ, तो अभी मेरा नेक्स्ट जो टारगेट है, पीएचडी तो है, इसके साथ साथ मैंने चाइनीज़ लैंग्वेज सीखने का भी मेरा टारगेट है। आपको थोड़ा-सा लगेगा कि हाँ, कि क्या-क्या कर रहे हैं, लेकिन मुझे क्यूरियोसिटी है सीखने की। मैं चाहती हूँ कि जिस जगह पे मैं रहूँ ना, तो दूसरे ट्रांस देख कर के ना गर्व महसूस करें कि मुझे लग ही रहा था, इसीलिए आप कुछ मिशन पे है। हाँ, क्योंकि जैसे कहते हैं हम ऐश्वर्या राय को देखते हैं, तो कहते हैं नहीं मुझे ऐश्वर्या राय बनना है। तो काफ़ी लोग के मुँह से अगर सुनेंगे ना, तो वो बोलेंगे इंडस्ट्री में इनफैक्ट, तो बोलेंगे हाँ, मुझे ऐश्वर्या राय जैसा बनना है, या फिर कोई बड़ी चीज़ों का नाम बताते हैं कि मुझे ऐसा बनना है, मुझे वैसा बनना है, मुझे मुझे अब्दुल कलाम बनना है या फिर कुछ और बनना है। कभी कोई ट्रांस को इतना ज़्यादा ऊपर नहीं रखा है किसी ने कि मुझे इन जैसा बनना है। लेकिन मैं अपने आप को वैसा बनाना चाहती हूँ ताकि आने वाली ट्रांस कहे कि मुझे इन जैसा बनना है। इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। तो आपने पीएचडी में अप्लाई किया है? पीएचडी में मैंने अप्लाई अभी नहीं किया है, पीएचडी करने में जा अप्लाई रही है? करना है मुझे। और एमएक्स क्वीन इंडिया 2025, ये प्लेटफॉर्म जो है कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए? अम, ये मैम मेरे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितनी की सारी चीज़ें मेरे लिए इम्पोर्टेंट रखती हैं। रैंप वॉक करने के लिए जो मतलब प्रोसीजर है आपके तरफ से, तो आप बता दीजिए। बोलते अच्छा ठीक है, ऐसा करो, तुम मुझे मतलब इतने-इतने पैसे दे देना, पैसों का नहीं बताऊँगी मैं, तो इतने-इतने पैसे दे देना और मैं एक फॉर्म दे दूँ, वो फॉर्म रैंडमली रहेगा, यस नो, उसमें तुम फिल कर देना और अपना नाम, एड्रेस, ईमेल और फ़ोन नंबर ये सब चीज़ें उसमें फिल कर देना। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा कब है मॉडलिंग? बोलते हैं अभी बस कुछ दिनों में होने वाली है और भाग्यश्री भी आने वाली है वहाँ पे और वही बताएँगे। तो बोलते अपना फ़ोटो दे दो। मैंने उनको अपना फ़ोटोग्राफ भेज दिया, फ़ोटोग्राफ भेज दिया। बोलते हैं हाँ, आप तो बहुत अच्छे हो, तो आप फिर आ जाओ और फिर हमारे इस तरह से राउंड होते हैं, हमारे ट्रेडिशनल राउंड होते हैं, तो आप कोई ट्रेडिशनल में कपड़ा पहन लेना और बाकी दूसरे में ठीक है। फिर फाइनल उनको बोला मैंने कहा कि आपको मेरी आवाज़ से कुछ चेंजेस नहीं लग रहा है क्या? बोलते हैं नहीं चेंजेस नहीं लगा। मैंने कहा थोड़ा लड़कों जैसी आवाज़ नहीं लग रही आपको? बोलते हैं नहीं। मैंने कहा मैं ट्रांस हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं जब रैंप वॉक करूँ तो आप मुझे वहाँ ट्रांस की ही तरह करें। तो उसने ना फट से कॉल कट कर दी। तो मैंने कहा कॉल कट कर दी, शायद हो सकता है नेटवर्क का इश्यू होगा। तो मैंने दोबारा से उसको कॉल करी तो उसने पिक नहीं की। तो मैंने कहा शायद फिर से देखते हैं लगा के, ये होप हो गई भी। फिर करा तो मैंने कहा, बोलते हैं अच्छा सुनो मुझे कॉल मत करना, मतलब तुम लोग के लिए कोई जगह नहीं है। और ये रिसेंटली मतलब मेरा एमएक्स क्वीन बनने से पहले की बात है। तो मुझे बहुत हर्ट हुआ कि यार कोई तो सेक्टर हमें दो। सरकारी में तो आप सेक्टर हमें मिलने लगे हैं जब 2019 के बाद जब अधिवेशन चलो लागू हो गया है।
तो लेकिन कोई सेक्टर में मिल ही नहीं रहा है, प्राइवेट सेक्टर नहीं है, कुछ नहीं है। इनफैक्ट मतलब मॉडलिंग वगैरह का सेक्टर तो दो ना। तो वहीं पे मैंने ये भी सोचा कि देखो, हमें ना कहीं सेक्टर नहीं मिलता है, कहीं भी कोई जगह नहीं मिलती है। अगर हमारे पास हमारे ऊपर मूवी भी बनती हैं, तो हमें लेके मूवी बनेंगी कि हाँ इनके साथ ये ऐसा हुआ, उनके साथ ऐसा, लेकिन हमारा जो किरदार निभाने वाला होगा वो एक एक्टर होगी। और इसीलिए देखिए, एक जानी मानी मूवी है जो काफ़ी काफ़ी फेमस हुई है, सुष्मिता सेन की ताली मूवी। वो ताली मूवी भी एक किन्नर समाज के ऊपर, एक एलजीबीटी समुदाय के ऊपर बनाई गई है। पूरा एक सफ़र दिखाया है, एक चीज़, एक लड़ाई दिखाई, एक संघर्ष दिखाया। लेकिन उस पे मेन कैरेक्टर में भी एक लेडी को ही, एक एक्टर को रखा गया है। क्या हम एक्टिंग नहीं कर सकते हैं? क्या हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं? तो यही सब चीज़ें दिमाग में आती रहती हैं, और यही सब चीज़ों को सोच करके ये, तो मॉडलिंग मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गई। और इसके साथ-साथ मेरे लिए और इम्पोर्टेंट हो गई कि जो इस तरह का सपना देखते हैं ना, वो उनको भी ये उनका पूरा हो जाए कि जब ये कर सकती हैं ना, तो मैं भी कर सकती हूँ। आप रास्ता बना रही हैं। और मैं, हाँ, आप ये बोल सकते हैं, मैं उनके लिए एक रास्ता बना रही हूँ कि उनको लगे कि इसने कर लिया ना, अब तो मेरा भी ईज़ी हो जाएगा। जब वो जा सकती है, तो मैं भी जाऊँगी। तो और एलजीबीटी में ज़्यादातर ऐसी रहती हैं, ट्रांस जो होती हैं ना, वो एक दूसरे के पीछे भागती हैं, और बड़ी मज़ेदार कहानी है ट्रांस लोग की, तो अलग ही दुनिया है। तो वो इतनी पीछे हैं ना ट्रांस, बहुत पीछे हैं, मतलब शायद अपनी सोच में पीछे हैं, या फिर पब्लिक के द्वारा हैरेस किए जाने पे पीछे हैं, या फिर जो अपना वर्क कर रही हैं वो, जिससे वर्क जैसा उनका जुड़ा रहता है, या तो वो मतलब सेक्स वर्कर का काम करेंगी उससे, या फिर कुछ और वर्क करेंगी, तो उसमें वो इतनी बिजी, इतनी मशगूल है ना, वो ये सब चीज़ों के बारे में सोचती नहीं है। और जो ये सब सोचते हैं ना कुछ लोग, तो उनको भी वो हटा देते कि नहीं नहीं, अरे कोई ऐसा है क्या। तो यही होता है कि अभी कोई ट्रांस है, वो बोली कि मुझे मॉडल बनना है, तो दूसरी ट्रांस क्या बोलेगी, पागल है क्या, अभी तक की तूने सुना है क्या, कोई मॉडल है क्या ट्रांस की। बोलेगी नहीं। फिर बोलेगी नहीं, मुझे एक्टर बनना है। हाँ, तूने सुना है क्या, बहुत बड़ी कोई एक्टर है क्या, कोई ऐश्वर्या राय जैसी है क्या एक्टर, कोई सुष्मिता सेन जैसी है क्या। तो वो बोलेगी हाँ है, तो नहीं कहीं पे है तो। गे लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन ट्रांस लोग को अपॉर्चुनिटी नहीं है इतनी ज़्यादा। तो फिर मैं वही उनकी एक आस, एक उम्मीद, और उनके लिए एक मिसाल बनना चाहती हूँ, और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं बनी भी हूँ। जी। आप आयुर्वेदा एक ब्रांड की मॉडल हैं। आयुर्वेदा को लोग ट्रेडिशन से जोड़कर देखते हैं। आयुर्वेदन बहुत सी उसकी ब्रांच हैं, हर जगह ब्रांच है। तो यही मुंबई में है, घाटकोपर में आयुर्वेदन का एक नया उनका ब्रांच ओपन हुआ था। तो देन उन्होंने डिसाइड किया, एक्चुअली मेरे इंस्टा पे भी हैं ये चीज़ें, कि उन्होंने फर्स्ट टाइम किसी ने सोचा कि हम एलजीबीटी से रैंप वॉक कराएंगे, पहली बार। इससे पहले किसी ने भी, कोई भी कंपनी ने नहीं किया ऐसा, लेकिन जो आयुर्वेदन कंपनी है उसने हमें एक चांस दिया। उसने सारे एलजीबीटी वालों को, जो जो इंटरेस्टेड रहते हैं ना डांस में और रैंप वॉक में, मॉडलिंग में, बाकी की सारी चीज़ों में जो इंटरेस्टेड है, उनको सबको बुलाया, और उनको बुला करके एक शो कराया उन्होंने। और उनको ये भी दिखाना था कि हम सिर्फ मतलब मॉडलिंग या फिर रैंप वॉक या फिर गाने तक के सीमित नहीं है। हम मतलब प्रैक्टिकल आ चुके हैं। हम आयुर्वेदन से जुड़े हैं। हम अपना स्वास्थ्य का उतना ही ख़्याल रखते हैं, जितना हम अपनी ब्यूटी या फिर हम अपनी चीज़ों का ख़्याल रखते हैं। तो अब हम आयुर्वेदन में भी हैं। हम आयुर्वेदन में भी एक, कहते हैं ना कि मतलब बहुत सी चीज़ें एक साथ खड़ी हो गई कि तुलसी का पेड़ और ट्रांस। बहुत अच्छी एनालॉजी है। हाँ। तुलसी का पेड़ और ट्रांस एक साथ खड़े। अभी तक के तो तुलसी के पेड़ पे के पास तो एक मतलब हमेशा एक लेडी देखते हैं ना, हाँ, उन्होंने गायत्री मंत्र पढ़ा, ओम भूर्भुवः स्वः। तो लेकिन वो आयुर्वेदन ने हमें इतना अच्छा चांस दिया, जो हमें सबको एक काबिल तारीफ़ है, और हमें मिस नहीं करना चाहिए। हमने पूरी उनकी वो करी, और उस तरह से उनका पूरा आयुर्वेदिक चीज़ें कि आयुर्वेदिक तरीके से हेड टू टो मसाज एंड ऑल दैट, एंड सारे मतलब फेस की कई सारी चीज़ें, और जो बीमारी होती है उसके कई सारे उपचार। तो उन्होंने हमें चांस दिया, और हमने इस चांस का पूरा फ़ायदा उठाया, और हमें बहुत खुशी हुई कि आयुर्वेदन से जुड़ के, कि अब हम मतलब ये सेक्टर से भी जुड़ गए हैं, और बाकी लोग भी आगे चल के इस जुड़ेंगे। कायनात, आप एक एंटरप्रेन्योर भी हैं, है ना? आप एक शॉप भी ओन करते हैं। प्रॉपर्टी ओन करना
कितना मुश्किल है ट्रांस के लिए? जैसा ही आपने क्वेश्चंस पूछा ना, प्रॉपर्टी ओन करना, खरीदना कितना मुश्किल है। मैं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन मुंबई में तो फिर भी हम कहीं न कहीं कैसे न कैसे करके हम खरीद सकते हैं। ऐसे मतलब वो बोलेंगे तो 30% चांसेस हैं कुछ एरियो में। अब थोड़ा-सा जैसे-जैसे लोगों के माइंड चेंज होने लगे, तो कुछ चांसेस हैं जहाँ खरीद सकते हैं, मुंबई के अंदर 30% या उससे कम। लेकिन आज इंडिया में बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे जैसे कि यूपी हो गया या फिर उत्तराखंड या फिर कहीं पे भी हो गया, तो वहाँ पे तो चांसेस ही नहीं रहते हैं जैसे लगता है। बस ये है कि हाँ, वो जो एक समुदाय के साथ रहते हैं, जो कि समुदाय हिजड़ा समुदाय रहता है। गुरु ने एक बड़ा-सा ले लिया, तो उसको घर ले लिया। तो उनका जो घर रहता है, उनको हमारे मतलब इसकी लैंग्वेज में दयार बोलते हैं। वो दयार ले लिया, वो दयार लेने के बाद फिर सारे जितने भी हैं अ हिजड़े, तो वो वहीं पे रहते हैं। वो वहीं पे रहेंगे गुरु, क्योंकि उनको घर नहीं मिलते, ना ना तो रेंट पे देते हैं और ना तो ये करने देते कि आप खरीद सकते हैं, क्योंकि सोसाइटी जो है अलाउड ही नहीं करती है। सोसाइटी चाहे सोसाइटी कैसी भी हो, सोसाइटी चाहे किसी भी समुदाय की सोसाइटी हो, चाहे हिंदू सोसाइटी हो, चाहे मुस्लिम सोसाइटी हो, चाहे दूसरी भी कोई कम्युनिटी की हो, क्रिश्चियंस या फिर किसी और, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। और अगर आप देखेंगे ना कि इसमें सबसे ज़्यादा जो मान्यता मिलती है, वो सबसे ज़्यादा हिंदुओं में मिलती है मान्यता। हाँ, हिंदू सबसे ज़्यादा मानते हैं। जैसे कैसे बुलाएँगे, नज़र लग गई उनको, तो नज़र के लिए हमें बुला लेंगे कि हमें नज़र लगी है, आप नज़र नज़र उतार दो। दूसरे शॉप में बुलाएँगे कि हाँ, जैसे कोई मच्छी वाली हो गई या फिर कोई दूसरी हो गई, बोलेंगी कि वो सुनो ना, मेरी दुकान नहीं चल रही है, कर देगी क्या थोड़ा? कुछ चल नहीं रही है, या फिर कोई दूसरा इनफैक्ट मेडिकल स्टोर वाले भी मेडिकल स्टोर वालों को तो सोचते हैं कि अगर इनकी दुकान में करेंगे तो साला मतलब दुआ मांगना पड़ेगा कि और पब्लिक बीमार हो। तो ये सब ये दुआएं कराने के लिए करते हैं ज़्यादातर इनकी ये। अच्छा, मुस्लिमों में ये चीज़ें जो है ज़्यादा नहीं है, लेकिन हैं, मुस्लिमों में भी हैं, वो भी ये सब जो है, उनकी दुकान नहीं चल रही है तो बोलेंगे कुछ कर दो, मतलब जो तुम लोग करते हो, नींबू या पढ़ना-वढ़ना कर दो। तो ड कहीं न कहीं ये इज़्ज़त मिल जाती है हमें, पूरी तरीके से ये इज़्ज़त मिल जाती है। फिर उनको कर दिया, फिर गए तो किसी किसी की चाइनीज़ की शॉप है, तो बोलेगा कर दो ना थोड़ा-सा, पता नहीं क्यों वो नहीं कर रहे हैं, या फिर कोई किसी और तरीके से दुकान चला दो, या कोई अ, मतलब शॉपिंग सेंटर हुआ या कुछ और हुआ, तो वहाँ पे कर देंगे। उन लोग जिसकी जिसकी शॉप है, जैसे चाइनीज़ की, तो वो चाइनीज़ उनसे दे दिया, मतलब पैसे तो देते ही देते हैं उतारने के बाद। या फिर दूसरी कोई चीज़ है, किसी के कपड़े की शॉप है, तो वो कपड़ा दे देगा, कपड़ा दे दिया और पैसे जो लेते हैं वो दे देंगे। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी, इतनी रिस्पेक्ट मिलने के बाद भी, इतना सब कुछ सम्मान मिलने के बाद भी, हम सोसाइटी में घर नहीं ले सकते। क्योंकि जब हम सोसाइटी में घर लेंगे, तो वो बोलेंगे कि ये जो सोसाइटी है ना, ये सोसाइटी हम गंदी नहीं करना चाहते हैं। ये सोसाइटी अच्छे लोगों के लिए है। ये सोसाइटी कैसे दे दिया? इनफैक्ट मैं जहाँ पे रहती हूँ, अपने घर की बता रही हूँ, मैं जहाँ पे रहती हूँ, तो जिस बिल्डिंग में मैं रह रही हूँ, तो रह रही हूँ अभी फ़िलहाल, उससे पहले मैं बाजू वाली बिल्डिंग में रह रही थी। हाँ, जब मेरा ट्रांज़िशन हुआ ना, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप चले जाओ यहाँ से। मेरे बिल्कुल बाजू वाले घर की बात है। मैं वहाँ 5 साल रही। 5 साल रहने के बाद उन्होंने कहा आप चले जाओ। अब उसके बाद क्योंकि मैं वहाँ से जब भी निकलते थे ना, घर पे रहते थे और बाहर निकलते थे तो कैप लगा के, क्योंकि बाल बड़े हो गए थे। कैप लगा के निकलते थे, और अगर मैंने कुछ अंदर कपड़े पहने तो ऊपर से भी कोई कपड़े पहन लेते थे। अपने आप को ज़ाहिर नहीं करते थे। तो जब तक कि आप ज़ाहिर नहीं कर रहे हैं ना, तो एक्सेप्ट है। और उनके घर पे इनफैक्ट, जैसे मेरे घर पे अच्छा मैं तो बन गई, तो मेरे फ्रेंड लोग आते रहते थे। वो खुद जो है ना, जो हमारी रूम ओनर थी, वो खुद बोलती थी, "अरे वो तुम्हारे दोस्त है ना, तो उनको ना बोल देना नज़र उतारने के लिए।" तो जब आप इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हो, जब मैं खुद आपको पता चला मैं खुद वैसी हूँ, तो आपने मुझे बोल दिया मकान खाली कर दो, घर खाली कर दो। तो ये बहुत ही कठिन चीज़ है। इसका मतलब समझ में ही नहीं आता है कि लोगों की सोच कैसे बदलें। लोगों की सोच बदलना एक बहुत बड़ा काम है, और ये लोगों की सोच पता है कौन बदलेगा? ये हमारे पॉलिटिकल जो लीडर है ना, उनको हमारे बारे में बोलना होगा। पॉलिटिकल लीडर सबके बारे में बोलेंगे।
मतलब जितने भी समाज हैं, ये समाज ऐसा है, वो समाज ऐसा है, क्योंकि उनको वोट बैंकिंग मिल जाती है। हमारे लिए क्यों नहीं बोलते हैं वो? मुझे शिकायत है हर पॉलिटिकल लीडर से, छोटा लीडर हो चाहे बड़ा लीडर हो, चाहे कितना ही बड़ा लीडर हो। मुझे प्रेसिडेंट से ले तक के मुझे हर एक से मुझे शिकायत है कि वो ऐसी स्पीच क्यों नहीं देते हैं कि आप इनको भी अपने समुदाय, अपने समाज का हिस्सा समझो। जब वेद में, पुराण में हर जगह लिखा हुआ है, हर जगह हमें जगह दी गई है, हमारे बिना महाभारत भी अधूरी है। तो आप हमें अपने घरों में, घरों के बाजू में क्यों नहीं रखना चाहते हैं? क्या है, आपकी वजह से हमारे बच्चे बिगड़ जाएँगे? ये सोचते हैं, कैसे बिगड़ जाएँगे? मैं खुद जब छोटी थी, मैं किसी भी, कोई भी हिजड़े से नहीं मिली। मैंने आपको अपनी कहानी बताई कि मैं किसी भी हिजड़े से नहीं मिली। मुंबई आकर के मुझे ऐसे लोग मिलना स्टार्ट हुए। मैं बन गई, थी मैं वैसी। जो जो जैसा होगा ना, वो वैसा बन जाएगा। उम, तालाब का मेंढक तालाब में ही जाएगा, चाहे कितना भी उसको अलग रखने की कोशिश करो। तो आप ये सोचो कि हमारे बच्चे बिगड़ जाएँगे या हमारा ये हम हमारा कुछ और खराबी हो जाएगी या फिर इन लोग अच्छे नहीं हैं। तो ये तो बिल्कुल गलत चीज़ है। ये समाज को बदलना पड़ेगा और समाज तभी बदलेगा जब इसके लिए कोई बड़ा नेता बोलेगा या फिर जो ये मतलब जैसे आपने बताया ना कि धर्म गुरु का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। सबसे बड़े मानसिक बीमार हम नहीं हैं, मानसिक बीमार वो हैं। कोई भी धर्म गुरु आए, मैं तो कहती हूँ कि धर्म गुरु आए, मेरे सामने बैठे, बात करें। कितने बड़े गुरु हैं कि बताएँ वो कि हम कहाँ से मानसिक बीमार हैं, वो साबित करें। वो अपनी किताबों से साबित करें, हम भी उनकी किताब से साबित करेंगे कि हम तो नहीं है, मानसिक बीमार नहीं, मानसिक बीमार आप हैं। कमज़ोर नहीं, कमज़ोर आपकी पढ़ाई है। क्योंकि आप में और आपकी पॉलिटिक में कोई फ़र्क नहीं रहा। पॉलिटिकल लीडर उतने ही मतलब हमारे लिए एक विष जैसा है, जैसा एक धर्मगुरु। कुछ धर्मगुरु हैं अच्छे, कुछ लीडर होंगे अच्छे, लेकिन मुझे नहीं लगता, मेरे लिए तो एक विष के समान समान है, दोनों भी। अगर ये बोलेंगे तो हमें घर मिलेगा, हमें घर मिलना बहुत मुश्किल है। ये फिर ये भी आप कड़वी एक सच्चाई है। शॉप ओन करती हैं। तो जॉब का क्या है मार्केट आपके लिए? आपने अप्लाई किया होगा और आपने तो जॉब किए भी हैं, लेकिन कहीं पे दिक्कतें फेस की हैं? हाँ, मैंने बहुत फेस की, मैंने आपको बताया ना कि जॉब पे तो मैंने बहुत ज़्यादा ही दिक्कत फेस की हैं। और इसके साथ-साथ ये भी है कि मैं एक बात और बता दूँ कि कुछ लोग होंगे और भी, आज भी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे होंगे, जैसे मैंने प्राइवेट सेक्टर में काम किया। आने वाले कल में शायद वो अपने आप को बदलाव करें, चेंजेस करें मेरे तरीके से। उनको भी वही सब चीज़ों का, वही सब लोगों की जो नज़रों में जो देखते हैं ना एक ज़िल्लत, वो सब ज़िल्लत का उनको सामना करना पड़ रहा है। तो मैं उनसे यही बोलेंगे, बी पेशेंस, आप ज़िल्लत का सामना उनकी नज़रों में देख रहे हो तो देखो, लेकिन उसको इग्नोर कर दो। उसके एक्सेप्ट नहीं करो, क्योंकि ज़िल्लत वही देता है जो खुद ज़लील होता है। इज़्ज़तदार सिर्फ़ इज़्ज़त ही देगा, जिसके पास जो चीज़ होगी वो वही देगा, मिठाई वाला मिठाई देगा और एक मतलब नट या फ्रूट्स वाला वो फ्रूट्स देगा, इसीलिए ज़लील इंसान से ज़लालत देगा। तो जिस तरह से मैंने अपनी शॉप को जो ऑन किया था, मैंने रेंट पे लिया था। रेंट पे लिया था तो मैंने आपको बताया कि मैं घर से वैसे ही निकलती थी, मतलब ये कैप-वैप लगा के निकलती थी। लेकिन जब मुझे लगा कि हाँ, अब तो पहचान हो गई है मेरी, तो मैंने वो लगाना बंद कर दिया था। तो अच्छा, लगाना बंद कर दिया तो उन्होंने क्या बोला कि आपने जो शॉप ओपन करी है तो आपकी वजह से ना लड़के खड़े होते हैं यहाँ पे। ये लड़के खड़े होते हैं, आप मत खड़े हुआ करो। अच्छा, बड़े प्यार से बोल दिया, मतलब पॉइज़न 2 तरह के होते हैं ना, या तो स्लो पॉइज़न दो या तो हार्ड पॉइज़न दो। तो बड़े प्यार से पॉइज़न दिया और बोले कि आपको ना यहाँ पे खड़ा नहीं होना है, आप जो है किसी और, तो मैंने मतलब दूसरे को रख दिया, 2 लोगों को रख दिया वहाँ पे। लेकिन मैं भी कभी-कभी है, मतलब डेली तो जाती थी वहाँ पे। तो बस वही हुआ कि उन्होंने फ़िलहाल मुझे वो शॉप बंद करने का बोल दिया कि हाँ, आप ना कर दो। बंद कर, अगर आपको चलानी है तो आप जो है जिनको आप रखे हो उनको बोलो कि वही काम करें। आपकी, क्योंकि आपकी वज़ह से लड़के खड़े होते हैं। ये कोई रीज़न्स नहीं हुआ। बस ये है कि समाज में जगह नहीं है हमारी। ये बहुत बड़ी चीज़ है। क्या कर सकते हैं जिससे समाज का नज़रिया बदले, रिस्पेक्ट लोगों में आए कि नहीं, इन्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए, इनकी भी वही वैल्यू होनी चाहिए? क्या चेंज क्या होना चाहिए? चेंजेस यही होना चाहिए
जिस तरह से सबसे पहले जो काम होता है एक नगर सेवक को अपने एरिया का पता रहता है कि हमारे एरिया में कितने लोग होल्ड कर रहे हैं। इसी तरह से उनको ये भी पता रहना चाहिए कि हमारे एरिया में कितने मतलब इस समुदाय के लोग कितना होल्ड करते हैं। यानी हिजड़ा समुदाय या फिर ट्रांस एक ही हो गया, उनकी नज़र में एक ही है, हमारे नज़र में थोड़ा-सा हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो उनको पता होना चाहिए और उनको एक रिस्पेक्टफुली उनको बोलना चाहिए कि आप भी हमारे साथ जुड़ें, आप हमारे साथ काम करें, या फिर अगर आप हमारे साथ काम नहीं कर रहे, तो आप भी हमें यहाँ पे वोटिंग वगैरह बनाएँ, वोटिंग करके हमें वोट करें। मेरे एरिया में मैं कई बार गई हूँ और मैंने कई बार अप्लाई करा है। मेरे अपना जहाँ मैं रहती हूँ, वाशी गाँव में, वहाँ पे मैंने कई बार अप्लाई करा। अप्लाई करने के बाद भी मुझे नहीं वो कर रहे, बोलते हैं आप वो ऑनलाइन बना लो, या फिर ऑनलाइन नहीं बना सकते हैं, तो आप जो है मतलब खुद से बना लो। लेकिन उन लोग जो है करते ही नहीं हैं, पता नहीं क्यों, मतलब मैं ट्रांस हूँ इसलिए मुझे मेरी कोई जगह ही नहीं उनको दिखती है। और भी कई वजह वजह हैं, जैसे कि चलो नगर सेवक अगर इज्जत नहीं दे रहे हैं, तो बाकी के लोगों को इज्जत देनी चाहिए। मतलब नगर मतलब उस एरिया में मंदिर तो है ना? मंदिर तो है, कहीं न कहीं मस्जिद तो है, वो तो हमारे बारे में बात कर ही सकते हैं ना। हर हफ्ते तो जुमे में जाते ही हैं ना नमाज़ पढ़ने, थोड़ा तो वहाँ हमारे बारे में बोल दो अल्लाह के बंदो कि हम भी हैं समाज में, हम भी हैं, हम भी एग्ज़िस्ट करते हैं। आपको आप हमेशा वही बोलोगे कि हमारे पर ज़ुल्म हो रहा है, हम आप हमेशा वही सब तकरीरें और वो करते रहेंगे कि हाँ, ये इधर-उधर लड़ाइयाँ हो रही हैं, हमारे बारे में अल्लाह रहम करे। लेकिन अल्लाह कहता है कि आप दूसरों के बारे में माँगेंगे ना दुआ, तो हम आपकी कबूल करेंगे। कहते हैं ना, हेल्प अदर्स टू हेल्प योरसेल्फ। तो वो कभी हमारे बारे में ज़िक्र ही नहीं करना पसंद करते हैं। जैसे लगता है कि अल्लाह वो बात कर लेंगे ना अभी का अभी उनके ऊपर ना पूरा बवाल आ जाएगा, यहीं पे क़यामत आ जाएगी और इनके ऊपर अज़ाब आना शुरू हो जाएँगे। इसी तरह से ना तो हमारे बारे में कहीं मंदिरों में बात होती है। बस हाँ, चले गए तो बस हमारे पैर छू लिए। हमें समाज में सिर्फ़ 2 ही तरह के नज़रिए मिलते हैं। एक पहला नज़रिया ये मिलता है कि लोग हमसे कहीं न कहीं डरते हैं। शायद वो हमें अर्धनारी नटेश्वर मानते होंगे, या फिर कुछ और उनके मन की जो भी मनसा है, इस तरह से मा अगर तो वो हमारे पैर छू लेंगे या आशीर्वाद ले लेंगे, या फिर हमसे जो है बोलेंगे इनके लिए प्रार्थना या दुआ कर दो। पहला ये हो गया। दूसरा जो नज़रिया है, वो टोटली और टोटली सेक्स का नज़रिया। इसके अलावा तीसरे नज़रिया मिलते ही नहीं हमें, नहीं मिलेंगे ही नहीं। पहला बस वो पॉज़िटिव है, वो भी हमें पॉज़िटिव मिलता ही नहीं है। दूसरा जो है वो तो टोटली नेगेटिव है और इसमें कोई कुछ कहता नहीं है। तो और इसके अलावा चलो नगर सेवक हो गए, हमारे एरिया के मंदिर या मस्जिद या फिर कुछ और हो गए, वहाँ पे तो हम हमारी कोई वैल्यू ही नहीं बची, ऐसा लगता है उनकी नज़रों में। उसके बाद अगर आप पुलिस में भी जाएँगे, अगर हम बोल देंगे ना कि हमारे साथ किसी ने छेड़खानी कर दी, सबसे पहले तो वही हँस देंगे, छेड़खानी हुई है? अच्छा। उनको लगता है कि हम पहले स्टार्ट करते हैं छेड़खानी के लिए। लेकिन क्या उनको मैं बताऊँ कि मैं जब 7 साल की थी, जब मेरे साथ रेप हुआ, तब तो मैंने किसी को अट्रैक्ट नहीं करा। आज भले ही मैं ऐसी दिखती हूँ, मैं रोड पे जाऊँगी, मुझे बहुत से लोग देखते हैं, देखेंगे, कमेंट पास करेंगे और मैं बोलूँ कि हाँ, उसने ऐसा छेड़खानी करी, तो वो बोल सकते हैं, "हाँ भाई, तुम इतनी ब्यूटीफुल दिखती हो या फिर कुछ ऐसा दिखते हो, तुम्हें कर सकते हैं।" लेकिन 7 साल में मुझे क्या पता था? तो मेरे साथ ऐसा क्यों करा उन लोग ने? है ना? जब तो नहीं, तो उन लोग ना एक्शन नहीं लेते हैं। तो इसके साथ-साथ तो बाकी की चीज़ें कि जितना एक लेडी के ऊपर उत्पीड़न होता है, रेप होता है, बाकी की चीज़ें होती हैं, उनकी जितनी सुनवाई होती है, उतनी ही सुनवाई एक ट्रांस की भी होनी चाहिए। ट्रांस को उतनी ही ज़्यादा प्राइवेसी मिलनी चाहिए जितनी एक लेडी को मिलती है। लेकिन उनको क्या लगता है ये सेक्स वर्कर है, हर कोई सेक्स वर्कर नहीं होता है। और आज ट्रांस ने कई जगहों पे, कई सेक्टर्स ने उन्होंने प्रूव भी करा है कि हर कोई सेक्स वर्कर नहीं है और वो अपनी-अपनी जगह पे अच्छे मुकाम पे हैं। और वो थे भी तो मजबूरी में थे, क्योंकि कोई सेक्टर छोड़ा भी नहीं था किसी ने। कहाँ पे लोग इनवाइट कर रहे थे कि आप यहाँ आके काम कर सकते हैं। क्योंकि मैं उस जनरेशन से आती हूँ जहाँ पर फॉर्म्स में मेल फीमेल के अलावा कोई ऑप्शन हुआ नहीं करता था। अभी कैसा है? देखिए, मैं अभी आपको पहले तो मैं एक आपको अपनी अपनी 2 कहानी बताती हूँ। अच्छा, मैंने बताया था आपको मैंने काम किया, तो फिर मैंने जब जूस की शॉप की थी, तो बीच में जब यही सब हुआ मसले कि हाँ, आपको नहीं आना है या आपको नहीं आना है, मैंने तो फिर मैंने सोचा चलो मैं साथ ही साथ जॉब भी कर लेती हूँ।
अच्छा, हर ट्रांस के पास 2 ही ऑप्शंस बचते हैं, मरो या फिर उसमें सेक्स वर्कर में जाओ। सेक्स वर्कर में कैसे जा सकते हैं? या तो आप ऑनलाइन आप जा सकते हैं, या फिर आप मतलब कोई गुरु बना करके आप गुरु बना लीजिए। गुरु जैसा काम देती है, अगर वो सेक्स वर्कर का काम देती है तो सेक्स वर्कर में जाइए, या फिर नहीं देती, कुछ और काम देती है तो वो काम करिए। तो मैंने दोनों काम नहीं चूज़ करके मैंने सोचा मैं जॉब करूँगी। तो जॉब किया, तो जॉब करने पे मैंने कॉल करा। अ, अब मैं उनका नाम या फिर उनकी कंपनी का नाम मैं नहीं लेना चाहती, मैं नहीं चाहती वो प्रमोट हो मेरे वजह से। अच्छा। तो मैंने उनका, लेकिन वो मुंब्रा में रहते हैं और वो मुस्लिम हैं, और मेरे अच्छे और इससे पहले भी उन्होंने ही जॉब लगाई थी। तो मैंने उनको कॉल किया दोबारा से कॉल किया। मैंने कहा भाई, मेरे ना जॉब लग सकती है क्या? बोलते हैं हाँ, जॉब लग जाएगी। तो उन्होंने बोला कि मतलब मेरा नाम और सारी चीज़ें उनके पास पहले से थी। बोले तुम्हारा रिज्यूमे है मेरे पास, तो तुम ऐसा करो, तुम चले जाना एमबीपी, मतलब वही मुंबई में है वहाँ पे। तो वहाँ पे चले जाना, वहाँ पे इतनी पर्टिकुलर इतनी सैलरी है और ये है, इंश्योरेंस का है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं चले जाता हूँ, लेकिन एक कॉम्प्लिकेशंस है, चेंजेस हैं। बोलता है कि क्या चेंजेस हैं? मैंने कहा चेंजेस ये हैं कि मेरा रिज्यूमे वही है, बाकी सारी चीज़ें वही हैं कि हाँ, तो लेकिन एक उसमें नाम चेंज करना है, दूसरा ये है कि मुझे उसमें ना अपना सेक्स का जो पार्ट है ना, उसमें अदर लिखना है, ट्रांस लिखना है। तो वो सामने से बोलता है सॉरी, कोई जॉब नहीं है बॉस, दोबारा मुझे कॉल मत करना। इतना अच्छा, इतने, और हर हफ्ते कम से कम 100 से 200 लोग तो जाते ही हैं उसके तरफ से जॉब पे लगने। लेकिन उसने साफ-साफ इनकार कर दिया। ये मेरे लिए बहुत हर्ट हर्ट करने वाली बात थी। और जो और एप्स में होता है। हाँ, और इसके बाद भी मैं यही आगे बता रही हूँ आपको बात, कि चलो ठीक है, वो तो उनकी अपनी थी, एक इंसान की बात थी। लेकिन आप कहते हैं ना कि जब ज़माना चेंज हो रहा है, बहुत सारे सेक्टर्स में हमें जॉब मिलेगी, और कई सारों ने अदर्स में कर दी। जिस तरह से ट्रेन में टिकट निकालो तो वहाँ पे भी अदर का ऑप्शंस आ गया है। तो रिसेंटली की अभी बात है, तो सर हैं मेरे, उन्होंने बोला, उन्होंने वहाँ का लिंक भेजा। एक एप्लीकेशन है, शायद आपने सुना हो, यस मैडम। यस मैडम करके एप्लीकेशन है, उन्होंने वो उसका लिंक भेजा ग्रुप में और बोला कि आप लोग सब लोग इस पे रजिस्ट्रेशन कर लो, क्योंकि आप लोग सब लोग ब्यूटी पार्लर, मतलब पार्लर के कोर्स से जुड़े हुए हो, तो आपको, आई एम सॉरी, आपको यहाँ पे काम मिलेगा। तो मैंने भी देखा, मैंने कहा मैं भी कर ली। तो सबने लिखा, सबने रजिस्ट्रेशन करा और नीचे स्क्रीनशॉट भेजा, सर डन, सर डन। मैंने कहा मैं भी भेजती हूँ। तो मैंने जैसे ही उसमें रजिस्ट्रेशन करने चले, तो मैंने अपना नाम लिखा, और नंबर, ईमेल आईडी। फिर जब कॉलम से सेक्टर में गए हैं, यानी जो लिखा रहता है ना जेंडर, तो यहाँ पे था मेल और फीमेल। अच्छा, ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शंस ही नहीं है, मतलब नहीं, ट्रांस मत करो, गे मत करो, इतने अदर तो लिख सकते हो ना। अदर लिखने में क्या जा रहा है आपको? मतलब यस मैडम एक बड़ा एप्लीकेशन, जो मुझे लगता है कि आने वाले में एक बड़ा अच्छी कंपनी प्रमोट होगी उसकी, लेकिन वहाँ पे भी हमारी जगह नहीं है, वहाँ पे अदर है ही नहीं। मैंने सर को लिखा, सर इसमें अदर का ऑप्शन ही नहीं है, मैं कैसे कैसे अप्लाई करूँ? मैंने जो अपने आप को एक्सेप्ट करा है, क्या मैं फीमेल में लिख दूँ? नहीं कर सकते ना वो चीज़। तो यस मैडम जैसे एक बड़े एप्लीकेशंस हैं, उन्होंने भी अभी तक के अपने आप को चेंज नहीं करा है। तो कैसे वो सर्विसेज़ दे रहे हैं? वो जानते हैं, उनको पता है शायद हम कहीं सर्विस के लिए जाए तो हमें एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उनको पता है कि आज भी हमें एक्सेप्टेंस नहीं है। वो ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो किसको क्या बोलें? तो मुझे उनसे शिकायत है ये। क्योंकि मुझे बड़ी खुशी थी, मैंने कहा वहाँ से उनके साथ जुड़ के चलो ऑनलाइन तो वर्क मिलेगा ना, क्योंकि उनको ऑनलाइन वर्क आता है। किसी ने ब्यूटिशियन के लिए काम किया कि हाँ, मुझे पार्लर, मतलब अपने घर पे मेहंदी लगाना है, या फिर मुझे ब्राइडल मेकअप कराना है, तो मैं चली जाऊँगी अपना सारा किट वगैरह लेके मेकअप करके आ जाऊँगी, जो भी पैसे मिल जाएंगे, मसाज, ये फेस मसाज या फिर फेशियल के लिए। तो मैंने भी सोचा था, लेकिन वो है ही नहीं ऑप्शंस। क्या करूँ, क्या करूँ, किससे बोलूँ, क्या करें अभी? फिर से वही उसमें चले जाएँ, सेक्स वाले उसमें जाएँ, जो उन लोग की चाहत है, और उसके बाद बोलते हैं कि इन लोग सेक्स करते हैं, ऐसा बोलते हैं।
तो इन लोग ही सेक्स के लिए मजबूर करेंगे। ये जो पूरा सोसाइटी है, सब मिल करके इन लोग पहले एक बना देंगे ऐसा माहौल कि हड़ करके इंसान सेक्स की जगह पे जाए, रोडों पे सेक्स करें, ऑनलाइन सेक्स करें। फिर उसके बाद ये आवाज़ उठाएँगे कि नहीं, पर्टिकुलर ना स्टेशन की तरफ ना सेक्स होता है, हिजड़े लोग सेक्स करते हैं, यहाँ पे ना दीवार खींच दो, उनका वो हो गया। अरे वो पर्टिकुलर ना वहाँ पे ना बहुत चोरी करते हैं हिजड़े लोग, तो आप ना वहाँ पे वो कर दो। फिर कहीं जाएँगे रात में तो मारेंगे पकड़ के डंडे, बहुत सी लोगों को मारते हैं, मारेंगे पकड़-पकड़ के और बोलेंगे तुम लोग चोरी करते हो साले, तुम लोग ऐसा करते हो, तुम लोग ये करते हो, जाओ यहाँ से भागो। तो ये आप पेड़ भी बंद कर दिया। अब बताओ, पहले तो तुमने मजबूर करा हमें सेक्स के लिए, उसके बाद तुम खुद ही वो जगह बंद करा करके अपनी न्यूज़पेपर में अपना नाम ऊँचा कराना चाहते हो कि मैंने सेक्स बंद करा दिया। लानत वाली बात नहीं है। अगर बंद कराना है ना, तो अपने माइंड को जो है, जो नेगेटिविटी है ना, वो बंद कराओ। उनको बंद करने से पहले उनको बोलो कि आपके अंदर क्या-क्या काबिलियत है। हर इंसान एक काबिलियत लेके पैदा हुआ है, चाहे वो पढ़ा-लिखा हो, चाहे ना हो, चाहे वो कैसा भी हो, कुछ ना कुछ तो काबिलियत होगी उसमें, पूछो तो उसमें। और अगर नहीं है काबिलियत, तो उसको काबिल बना दो, उसको कोई ब्यूटिशियन कोर्स करा दो, जैसे कि हमारे सर करा रहे हैं फ्री में, कई लोगों की ज़िंदगी बना रहे हैं, करा दो। नहीं करा रहे हैं, लेकिन उनको बंद करा दिया और अपना अवार्ड ले लिया। लानत है ऐसे अवार्ड पे, लानत है ऐसे अखबार वालों पे जो उनकी न्यूज़ छाप देते हैं। ऐसे न्यूज़ वालों पे लानत है जो बिना कोई सवाल करे न्यूज़ छाप देते हैं कि हाँ, उन्होंने ना ये मीरा रोड पे उन्होंने वो बंद करा दिया। सेक्स वर्कर वहाँ पे खड़े रहते थे, उन्होंने बंद करा दिया। न्यूज़ वालों को शर्म नहीं आई ये करते हुए? न्यूज़ वालों ने ये नहीं सोचा कि उनके पेट पे लात मारी है? अरे क्या करें, कैसे खाएँ? कैसे खाएँगे कैसे? कुछ तो हेल्प करो तुम लोग। न्यूज़ वालों का काम है सच दिखाना। वो ये बोल सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पे बंद कराया है, काम बंद कराया। इनको, लेकिन इन्होंने इसका ऑपोज़िट क्या करा है? या इसके बिहाफ़ में इन्होंने क्या करा है? इन्होंने उनके घर पे राशन के लिए बोल दिया कि हर महीने तुम्हारे वहाँ राशन आएगा। इन्होंने अपने जो भी हैं वहाँ के नगर सेवक, डीएसपी जो भी होंगे, क्या उन्होंने बोला है कि हम तुम्हारी पर्टिकुलर जॉब लगा रहे हैं? ऐसा तो कुछ सुनने में नहीं आता है। बंद करा दिया और अपने आप को महान बन गए। मैं लानत भेजती हूँ इस चीज़ पे। आपकी जो ये सोच है ना, रिवॉल्यूशनरी टाइप की, उसके पीछे मुझे लगता है एजुकेशन का बहुत हाथ है। क्योंकि अगर आप इतने, एजुकेशन एक हथियार की तरह होता है। आप इतना सोच पा रही हैं, इतनी चीज़ें कर पा रही हैं, आप टैलेंटेड तो हैं ही, लेकिन एजुकेशन कहीं न कहीं बहुत बड़ा काम कर रही है और मुझे लगता है सभी को पढ़ना चाहिए। कितने लोग पढ़ते हैं वैसे ट्रांस में? क्योंकि वो तो फैमिली कभी उन्हें अबैंडन कर देती है, तो पढ़ भी नहीं पाते होंगे। मिलता है चांस पढ़ने का पढ़ने का चांस वही बचपन में मिलता है। बचपन में? हाँ, तो एलिमेंट्री एजुकेशन ही हो गई वो तो। मतलब बचपन आपने जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन किया, हुँ। वैसे कितने लोग कर पाते होंगे? कर लेते हैं? हाँ, अच्छा, मुझे आँकड़े तो नहीं पता, लेकिन मैं जितने ट्रांस को जानती हूँ अपने सर्कल में और जितने भी लोगों को जानती हूँ, तो मैं इकलौती हूँ। और मैं मतलब कम से कम 5 से 600 लोगों को तो जानती होंगी, उसमें से मैं इकलौती हूँ। मैं ये बात बोलकर अपने आप को महान नहीं बन रही हूँ, मैं आँकड़ा बता रही हूँ। तो नहीं वो पढ़ पाते हैं। ना पढ़ना उनकी मतलब उनको लैक ऑफ नॉलेज नहीं है। बस ये है कि उनकी मजबूरी है कहीं न कहीं, वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो बोल रहे हैं अगर पढ़ेंगे तो कमाएँ कैसे खाएँगे? एक सेक्स वर्कर काम करने वाली है ना, तो उसको भी पढ़ना है, उ उसको भी पढ़ना है, लेकिन वो बोलेगी अगर मैं जाऊँगी नहीं, रात में वहाँ पे खड़ी नहीं होंगी, सिग्नल पे मैं खड़ी नहीं हुई या फिर स्टेशन के पास खड़ी नहीं हुई, 2-2 सौ रुपए मैंने नहीं लिया, तो मैं फिर क्या करूँगी? कैसे फीस भरूँगी? कैसे क्या करूँगी? तो हमारे लिए कम से कम एजुकेशन तो फ्री करा ही दो, इतना तो सरकार कर ही सकती है ना। तो एजुकेशन भी नहीं है फ्री, कम कुछ भी कर दो। आपने पूछा ना, पीएचडी है, मेरा पीएचडी परसुइंग है, कि जो फीस है ना वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो इतनी हाई फीस में मतलब अफ़ोर्ड करना मुश्किल है। तो अगर एलजी तो लेकिन मैं करूँगी और मैं अपने दम पे करूँगी। लेकिन हर एक कैसे सूट कर पाएगा? ज़ाहिर-सी बात है। क्योंकि एक ट्रांस जो होता है ना वो इंडिविजुअल रहता है। वो कम्युनिटी से जुड़ा हुआ नहीं रहता है, इंडिविजुअल रहता है। इंडिविजुअल होने के बावजूद उसको घर से सपोर्ट नहीं है, खानदान से सपोर्ट नहीं है, दोस्त यार भी उसके इतने सपोर्टिव नहीं रहते हैं। वो अपना जो है एक कोई हथियार बना सके। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है। वो तो इसलिए वो नहीं पढ़ पाते। कायनात, मेरा लास्ट क्वेश्चन,
मैं चाहती हूँ आप लास्ट क्वेश्चन या पूछते जाइए क्वेश्चन, मैं आंसर देती मुझे जाऊँगी। खुद मतलब ये कन्वर्सेशन इतना इंटरेस्टिंग लग रहा, मुझे ऐसा लग रहा है मैं आपकी लाइफ को ना पूरा देख पा रही हूँ, आपने जिस और सीक्वेंस से मुझे तो लग बताया। रहा है शायद मैं अभी स्टार्ट होना शुरू हुई हूँ। अच्छा। अम, आप आज बहुत सक्सेसफुल हैं, आपने हर सेक्टर में अचीव किया है, लेकिन अगर आप वो कायनात से मिले, वो छोटी बच्ची जिसके बारे में आपने शुरू में बताया, जो सोशल बैरियर से लड़ रही है, जो सेल्फ डाउट कर रही है, क्या बोलोगे उसको जाके? अगर मैं आज जैसी भी हूँ, पहले सबसे पहले तो मैं आपको ये कन्फर्म कर दूँ कि मैं सक्सेसफुल अपने आप को बहुत सक्सेसफुल नहीं मानती हूँ। मैं अपने आप को जो भी मानती हूँ ना अचीवर मानती हूँ, और इसके साथ-साथ मैं अपने आप को मैं सोचती हूँ कि मैं जो भी काम कर रही हूँ ना, अपने लिए नहीं कर रही हूँ, लोगों के लिए कर रही हूँ ताकि उनका एक इंस्पिरेशनल बन सकूँ, ये चीज़ है। और जो भी चीज़ें हैं वो मैंने वक़्त और हालात से सीखी हैं। और दूसरी, ये आपने बोला कि ये बहुत अच्छा सवाल है। आपने पूछा कि अगर मैं उस टाइम की यानी कि छोटी बच्ची से मिलूँ, तो वो कैसा होगा मेरा रिएक्शन? तो मैं आपसे ये बोलूँगी कि अगर मैं पास्ट में जाती हूँ और जो छोटी बच्ची है, कायनात, ठीक है, उम्र उसकी 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल जो भी है, 10 साल, मैं उससे मिलूँगी। मैं सबसे पहले ना उसको बहुत ज़्यादा चूमूँगी, बहुत बहुत प्यार करूँगी, बहुत गले लगाऊँगी और उसको ना गले लगा लूँगी और उसको उससे बोलूँगी, "तू रो क्यों रही है? मतलब तू घबरा क्यों रही है? तू रो क्यों रही है? तू डरी क्यों है? तेरे साथ रेप हुआ है, तो कोई बड़ी बात नहीं है ना? तू सोना है, सोने को भी तपना पड़ता है आग में, है ना? ज़माने ने तो सीता को भी नहीं छोड़ा है, उनको भी आग से गुज़रना पड़ा था। तो क्यों घबरा रही है? मैं हूँ ना, तू है तो मैं हूँ तो तू है। मैं वहाँ पे खड़ी हूँ, मैं तेरी ज़िंदगी हूँ। मैंने तेरे लिए दो साथी छोड़ के जा रही हूँ। एक साथी जो तेरे साथ चल रहा है वो तुझे राह दिखाएगा। दूसरा साथी जो है वो तुझे बताएगा कि तुझे कैसे चलना है। यानी पहला साथी जो हुआ वो तेरी ज़िंदगी है। दूसरा साथी जो है तेरा सब्र है। ये 2 चीज़ मत छोड़ना। सब्र के साथ चल और ज़िंदगी का हाथ पकड़ और आते मेरे पास आ जा। मैं तेरा इंतज़ार कर रही हूँ। तू घबराना मत, तू पेशेंस रखना, ज़माने को मत देखना, रोना मत। भले ही आज बहुत ज़्यादा ज़िंदगी इतनी प्रैक्टिकल नहीं है, बहुत मुश्किल वाली ज़िंदगी है। इतनी सी छोटी-सी उम्र में तू इतने बड़े कदम नहीं उठा सकती। तुझे मरने का मन करेगा, तुझे रोने का मन करेगा, घबरा रही है, तू घबरा मत। मैं तेरे साथ हूँ, क्योंकि अगर तू घबराएगी तो मैं वहाँ तक नहीं पहुँच सकती हूँ। तू रोएगी तो मैं वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। तू हारी तो मैं हारूँगी। मैं तेरा अंश हूँ, तू मेरा अंश है। तो मैं उससे ये बोलना चाहूँगी। और ये मैसेज उन सभी छोटी कायनात के लिए है जो आज भी फेस कर रही हैं ये सब। ये एक्चुअली सारी कायनात के लिए है। सारी कायनात में जितने भी इस तरह के लोग हैं, उन सब के लिए। कायनात, आपने मूवीज में भी काम किया है? क्योंकि मैंने ना अभी तक आपका जो इंटरेक्शन है, मुझे वो देख के ऐसा लगता है कि आप एक ग्रेट एक्टर भी हैं। हाँ, मैंने रिसेंटली एक मूवी में काम किया है। मूवी का नाम है मछली, और शायद से आने वाला जो कमिंग ईयर है, इसमें ही रिलीज़ होगी, उनके 2-3 महीने के बाद, या फिर मुझे पता करना पड़ेगा डायरेक्टर से। तो मछली जो मूवी है, एक फन बेस्ड मूवी है। एक पर्टिकुलर एक मौज़ू पे बनी हुई है। तो बहुत ही एंटरटेनमेंट और मज़ेदार मूवी है, उसमें मैंने काम किया है। और जब मूवी आएगी तो आप उसमें देखिए मेरी एक्टिंग कैसी लगती है और मैं कैसी दिखती हूँ। आपने थैंक्स कायनात, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और मैं तो चाहती हूँ मेरा पॉडकास्ट चलते ही रहे, मैं बताती रहूँ। मेरे पास बताने के लिए, शेयर करने के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं कि शायद ही मतलब इतनी जल्दी पॉडकास्ट खत्म ना हो। एक एपिसोड में कवर हो ही नहीं सकता, मुझे लगता है हमें दूसरा एपिसोड करना पड़ेगा आपके साथ। आप रख सकते हैं, ज़रूर रख सकते हैं, क्योंकि और भी कई सारी वजह हैं, बातें हैं जो मैं नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन मुझे वो भी बोलना है आपके ज़रिए, ताकि समाज को पता चले, क्योंकि वो भी इस जो आज कल फेस कर रहे हैं, वो सब आकर के मेरे साथ खड़े हो पाए।
और वो उनको चैलेंज दे पाएँ, जो ऐसा कर रहे हैं। चाहे वो रोड पे हो, प्लेटफ़ॉर्म पे हो, स्टेशन पे हो या फिर एयरपोर्ट पे हो, कहीं पे भी हो, वो सबको बता सकें। लेकिन क्योंकि हमारे लिए तो कहते हैं ना, कुछ हो गया तो पुलिस को बोलो। जब पुलिस ही हमारे ऊपर गंदी नज़र से देखे तो हम कहाँ जाएँगे? तो ऐसे भी हैं हमारे पास चीज़ें। थैंक यू। जी, वेलकम। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा आज का पॉडकास्ट पसंद आया हो, इसने आपको थोड़ा भी इंस्पायर किया हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। सिर्फ इतना करने से आप भी एक चेंज मेकर बन सकते हैं, क्योंकि जब ये चेंज की कहानियाँ दूसरों तक पहुँचती हैं, तो वो भी मोटिवेट होते हैं और इसी तरह समाज में बदलाव आता है।